हो गया। जैन सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। गुड इवनिंग सर। नमस्ते सर। अब आ रही है आवाज? यस सर। आ गई सर। यस सर। सर आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था सॉलिड स्टेट्स का, सर उसका आंसर आ गया क्या आ रहा है सर। 0.67 इनटू में ए। यार? ये इस तरह का आंसर तो हमें याद नहीं है, हमें वो रूट वाला याद है बस। रूट 5/3 - 1 ये आएगा सर। ए तो आपने बीसीसी लैटिस में एच पर बोला था ना सर? नहीं, एज पर मतलब मैंने ये बताया था बीसीसी लैटिस के अंदर कौन कौन सी जगह मुझे समझ में आ रही है। तो मुझे जो समझ में आ रहा था बीसीसी लैटिस सर मेरे को तो समझ में नहीं आया। सर मैंने तो एच के हिसाब से करा है। नहीं, एक सेकंड मैं बता दूं। देखो सवाल अच्छा था, तुम लोगों ने अगर अभी सोचा नहीं है उस तरह से तो मैं फिर आज नहीं बताऊंगा, फिर तुम सोचना। अभी मैं बताओ। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताता हूँ कि बीसीसी लैटिस के बारे में हम क्या सोच सकते हैं। बीसीसी लैटिस के बारे में सबसे पहले तो बीसीसी लैटिस को दिमाग में रखते हैं। कॉर्नर पे बॉल दिखेगी, रूट 5/3 - 1 ये आता है। नहीं, सुनो तो आप भूल जाते हैं। अब कॉर्नर पे बॉल होती है और बॉडी के सेंटर पे बॉल होती है ना, ये क्लियर हो गया। अच्छा अब ये बताओ, कॉर्नर की बॉल एक दूसरे को टच करती है कि नहीं? नहीं नो सर। कर ही नहीं सकती ना भाई। समझो बात को, अगर कॉर्नर की बॉल टच कर रही है तो बॉडी के बीच में इतनी बड़ी जगह मिलेगी नहीं कि आप उतना ही बड़ा आइटम फिर से ठूस सके। तो आप अगर कॉर्नर पे भी बॉल रख रहे हैं और बॉडी के सेंटर पे भी उतना ही बड़ा बॉल रख रहे हैं तो फिर ये तो कंफर्म है कॉर्नर बॉल खुल जाएंगी। अच्छा कॉर्नर बॉल खुल गई तो इसका मतलब हुआ इन दोनों कॉर्नर्स के बीच में जगह मिल गई। तो अगर जगह मिल गई तो इसका मतलब एज के बीचों बीच एक आदमी को टेका जा सकता है, यानी एक आदमी बीचों बीच फिट हो सकता है। एक तो ये दिमाग में बात आती। अच्छा दूसरी बात क्या आती? दूसरी बात आती है कि चलिए एक तो जगह बीसीसी लैटिस में खाली जो दिखाई दे रही है वो एजेस के बीचों बीच दिख रही है, यानी इस एज के बीच में, उस एज के बीच में, इस एज के बीच में मुझे हर एजेस पर बीच में एक खाली जगह दिखाई देती है, मैं एटम को फिट कर सकता हूं, ये दिमाग कह रहा। ठीक। अच्छा दूसरी खाली जगह कौन सी दिखती है? क्या बीसीसी लैटिस के फेजेस पर कोई बॉल होती है? फेजेस पर नो सर। नहीं होती भाई, कॉर्नर पर होती है और बॉडी के अंदर होती है, फेस तो खाली होता है। तो इसका मतलब ये हुआ सर मुझे बीसीसी लैटिस के फेस भी खाली दिखते हैं और एजेस भी खाली दिखते हैं, क्योंकि कॉर्नर बॉल टच नहीं कर रही है तो एज के सेंटर पे भी बॉल आ सकती है और फेजेस भी खाली हैं इसलिए फेजेस पर भी बॉल तो आ सकती है। यानी एक सोच जो पहली सोच है हर बच्चे की वो यहां से शुरू होनी चाहिए कि बीसीसी लैटिस में मुझे एजेस के सेंटर पर और फेस के सेंटर पर बॉल दिखाई देती है, खाली जगह दिखाई देती है। इन खाली जगहों को हम इन खाली जगहों पर अपने बाहर के एटम को फिट कर सकते हैं। अच्छा अब इन दोनों में बड़ी कौन सी है? क्योंकि हमें तो ये निकालना था कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम साइज ऑफ एन एटम व्हिच कैन बी फिट इन द बीसीसी लैटिस, मैक्सिमम साइज। तो अब आपके पास एक तो एच की जगह खाली हो गई और एक फेस की जगह खाली हो गई। अब इन दोनों में बड़ी जगह कौन सी है? तो मैं एक रफ कैलकुलेशन तुम्हें दिखा रहा हूं, हालांकि आंसर बिल्कुल नहीं बताऊंगा, एक रफ कैलकुलेशन तुम्हें दिखा रहा हूं। अगर आप एजेस के सेंटर की बात करते हैं तो पहली बात तो एक चीज क्लियर है, अगर एज के सेंटर पर कोई बॉल रखी जाती तो एज के सेंटर पर रखी गई बॉल, यानी अगर मैं ऐसे एक यूनिट बना दूं और एज के सेंटर पर एक बॉल रखने की कोशिश करूं तो ये समझना जरा, ये तो कॉर्नर वाली बॉल हो गई और ये एज के सेंटर पे जो बॉल आप फिट करना चाहते हैं वो ये। तो मेरे ख्याल से सब लोग ये समझ जाएंगे कि एक रिलेशन बड़ा क्लियर है कि अगर बाहर या कॉर्नर वाली बॉल जिन्होंने बीसीसी यूनिट बनाया है अगर उसकी रेडियस आर है तो ये तो कंफर्म हो गया कि अगर छोटी वाली बॉल की रेडियस को स्मॉल आर ले लूं तो मेरे ख्याल से तुम सब समझ जाओगे 2 टाइम्स आर प्लस स्मॉल आर जो है वो ए के बराबर होगा। बताओ मानते हो बात को? यस सर। यानी अगर आप एज के सेंटर की बात करते हैं तो एज के सेंटर पर जो भी गेंद आप फिट करने जा रहे हैं जिसकी रेडियस आपने स्मॉल आर ली है तो उसके हिसाब से आर, 2r और r ये ए के बराबर होना चाहिए। ये तो पहली रिलेशन हो गई। और दूसरी सर बीसीसी लैटिस है तो बीसीसी लैटिस में इस रिलेशन को तो कोई झुटला ही नहीं सकता, 4r = a√3। बताओ समझे बात को? यस सर। भाई बीसीसी लैटिस है तो कॉर्नर बॉल, बॉडी का सेंटर वाला बॉल और नीचे वाली बॉल, ये तीनों लोग एक डायगोनल में आ जाएंगे और तीनों लोग डायगोनल में आएंगे तो 4r = a√3 आ जाएगा। यानी ये दो इक्वेशंस हैं। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मैं स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के टर्म्स में निकाल सकता हूं। कोई निकाल के बताएगा भाई? सर 0.155 आ रहा है। अंडर रूट में बताओ, 0.1 मत बताओ, अंडर रूट में बताओ। 1 माइनस नहीं 1 - 8/√3/2।
हाँ ये वाला सही है। 1 माइनस उल्टा कैसे बता रहा हूँ? 8/3 माइनस 1। सर 8 अंडर रूट में नहीं आएगा। क्यों? नहीं आ रहा सर, क्योंकि तो क्या आ रहा है? सर 8 बाहर आ रहा है? हाँ 8 बाहर आएगा रूट के। नहीं, हाँ सर, सर 8 बाहर तो आएगा बिकॉज रूट तो सर 3 पे ही है। कितना आ रहा है? 1 माइनस हम्म 8/√3 हम्म सर इस पूरे का डिवाइड बाय 2। कैपिटल आर? हाँ मतलब स्मॉल आ रहा है सर ये। नहीं, किस कैपिटल आर के टर्म्स में बताओगे ना, वैल्यू थोड़ी ना आ सकती है कैपिटल आर के टर्म्स में ए आएगी। टाइम्स ए, इसका ए है। इसका ए आर के टर्म्स में बताओ। अब ए की जगह वो रख दो जरा। ए की जगह क्या रख सकते हैं? 4r/√3। 4r/√3। अब ये क्या आएगा? 4 × √3 माइनस 8/6। नहीं यार, कुछ गड़बड़ हो रही है। मतलब मुझे जो जो बताना था ना, वो मेरे लिए वो आसान हो जाएगा अगर वहां तक वैसे निकल आया। एक आता है रिलेशन रूट एज वाला है, मतलब इस जो आंसर है ना वो √5/3 माइनस 1 से आता है कुछ। तो √5/3 जैसा एक ऑप्शन आता है √4/3 और एक आता है √8/3 ऐसे, और आंसर आता है इनके बीच वाला। मतलब मैं तुम्हें बताता हूं, अभी तो ऐसे ऐसे करते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते है ना। अभी मैं तुम्हें अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अरे एक सेकंड रुकना। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं और इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं, और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अरे यार। सर 2 माइनस √3/√3 आ रहा है। हाँ 2 माइनस √3/√3 आ इस ये वाले का। देखो, ये जो करा था हमने वो किया था, एक तो एज वाला लिया था, एज सेंटर वाला। तो जो एज सेंटर वाला था वो सीन ऐसा था, ये तुमने एज बनाए, ये तुमने कॉर्नर बॉल रख ली, और बिल्कुल बीचों बीच तुमने उस बॉल की रेडियस निकालने की कोशिश की जिसको आपने आर मान लिया। तो इससे दो इक्वेशंस बन गई। एक तो 4r = a√3 होगा ही होगा, ये कैपिटल आर ले लेते हैं, और ये वाली स्मॉल आर ले लेते हैं। और दूसरी इक्वेशन आएगी r प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू, या 2 टाइम्स r प्लस r इज इक्वल टू a। ये ठीक कर रहे हैं ना ये दो इक्वेशंस? यस सर। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व। हाँ, ये किसी ने क्या बताया था अभी r की वैल्यू? सर 2/√3 2 माइनस √3/√3 2 माइनस √3/√3 into r। इसको जरा और रूट इस फॉर्म में लेके आओ। 2/√3 माइनस 1 होल। ये वाला चाहिए, ये वाला 2/√3 मतलब 4/3 लिख सकते हैं, हाँ सर। और -1, यही कह रहे हो ना, इनटू आर। यही चाहिए, यही वाला चाहिए था, उसका पर्पस है ये आएगा आपका आर की वैल्यू। ये लेकिन तब आएगा जब आप एज लेंथ की बात करें, जब आप एच के बीच में रखें। एक जगह है तो एच के बीच में। अब आते हैं हमारी दूसरी जगह है हमारी फेस का सेंटर। तुम बता रहे हो फेस का सेंटर भी खाली है, तो फेस के सेंटर पे भी रख के देख लेते हैं। अब जब फेस के सेंटर पे रखते हैं तब क्या सीन होता है? फेस के सेंटर पे जब कोई बॉल रखी जाती है, मान लीजिए ये फेस के सेंटर पे जब कोई बॉल रखी जाती है तो वो ऐसे रखी जाती है मेरे ख्याल से। तो ये तुम लोग जानते भी हो, ऐसे। बताओ, समझे बात को? यस सर। और जब इस तरह से बॉल रखी जाती है तो एक चीज तो क्लियर है कि इस केस में जब आप आर को, 2r को और r को लेते हैं तो एक इक्वेशन बनती है हमारी r प्लस r का ट्वाइस इज इक्वल टू a√2। बताओ समझे कि नहीं? यस सर। क्योंकि ये फेज है, ये बॉडी डायगोनल नहीं है, ये फेज, ठीक है ना। तो ये हमारी एक इक्वेशन में। और दूसरी इक्वेशन तो बीसीसी की, उसको कौन रोक सकता है? 4r इज इक्वल टू a√3, ये तो होगा ही होगा, ये तो बीसीसी की इक्वेशन है। मेरी बात समझ रहे हो? यानी बीसीसी में जो बड़े आर वाले लोग हैं वो तो 4r इज इक्वल टू a√3 दे देंगे, और जो फेस के सेंटर पे बॉल रखी जाएगी वो वाली और ये वाली और ये वाली, ये तीनों लोग मिलकर a√2 दे देंगे। बताओ समझे? ये दो इक्वेशन समझ में आ गई?
यस सर। यानी आपने एक बार तो पीली वाली बॉल को फेस पे रखा क्योंकि आपके हिसाब से फेस खाली था, और एक बार पीली वाली बॉल को आपने एज के सेंटर पे रखा क्योंकि आपके हिसाब से एज खाली था। जब आपने फेस पर रखा तो फेस डायगोनल वाली इक्वेशन बना ली। ये तो दोनों जगह वैलिड है, ये वाली इक्वेशन तो दोनों जगह वैलिड है क्योंकि बीसीसी लैटिस है, इसको कोई नहीं रोक सकता। 4r इज इक्वल टू a√3 तो दोनों जगह होगा। फर्क इतना है कि स्मॉल r और कैपिटल R का सम या तो एक बार a/2 के बराबर होगा और या फिर एक बार a√2/2 के बराबर होगा। ये दो इक्वेशंस, इसको कोई सॉल्व करेगा इसी फॉर्म में बताना 8/3 के सर रूट 8/3 यही वाला चाहिए। r इज इक्वल टू √8/3 आना चाहिए, -1 बिल्कुल बिल्कुल यही आना चाहिए। यस सर। अब बताओ, ये बताओ जितनी जगह तुम्हारे हिसाब से समझ में आ रही है। अब जैसे मान लीजिए दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, तुम्हारे हिसाब से सर एक एज भी खाली था और एक फेस भी खाली था, ठीक। एज भी खाली है, फेस भी खाली है। एज का जो साइज आ रहा है वो इस तरह से निकल के आ रहा है और जो फेस का साइज आ रहा है वो इस तरह से निकल के आ रहा है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ा एटम कहां ठूसा जा सकता है, तो जो रेडियस सबसे बड़ी होगी वही हमारा आंसर होगा। अब इस केस में एक बार एटम का साइज ये आ रहा है जो आप फेस के सेंटर पे फिट कर सकते हैं, और एक बार आपका साइज ये आ रहा है जो आप फेस एज के सेंटर पर फिट कर सकते हैं। एज के सेंटर का साइज ये है, फेस के सेंटर का साइज ये है। इन दोनों में जो बड़ा साइज है वो तो ये लगता है, यानी ऐसा लगता है कि फेस के सेंटर पर आप बड़ा एटम फिट कर सकते हैं एज कंपेयर टू एज के सेंटर। बताओ यहां तक समझ पाए कि नहीं? यस सर। यस सर। ये वो सोच है जो हर उस बच्चे को लगानी चाहिए जिसने फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस और सिंपल क्यूबिक लैटिस में अलग अलग जगहों की साइजेस निकाले और उनमें बड़ा साइज डिसाइड किया। जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट के अंदर बॉडी का सेंटर भी खाली होता है और फेस का सेंटर भी खाली होता है, लेकिन बॉडी का सेंटर ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि उसका साइज 0.732 R के बराबर होता है और फेस के सेंटर का साइज 0.414 R के बराबर होता है। यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट में दो तरह के गड्ढे हैं, एक बॉडी के सेंटर पर और एक फेस के सेंटर पर। फेस का सेंटर इसी तरह से निकाल लेना तुम, फेस का सेंटर का साइज 0.414 आता है और बॉडी के सेंटर का साइज 0.732 आता है। इसका मतलब बड़ा गड्ढा सिंपल क्यूबिक में कौन हुआ? बॉडी का सेंटर। क्लियर है ये? इसी तरह से बीसीसी लैटिस में मैंने दो तरह के गड्ढे ऑब्जर्व किए, एक एज का सेंटर वाला और एक फेस का सेंटर वाला। मैंने इन दोनों के साइजेस निकाले बाकायदा अच्छी ज्योमेट्री लगाकर, एक साइज मुझे बड़ा नजर आया और वो ही आया। यानी जो बच्चा समझदार है वो कम से कम यहां तक तो ये बोल सकता है कि इन दोनों में बड़ा एटम जो फिट हो सकता है वो फेस के सेंटर पे हो सकता है। यहां तक ठीक है? लेकिन ठीक है, सर पीछे जो बीच में सेंटर वाला है वो अड़ंगा नहीं डालेगा? नहीं, मैं वही अभी बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है? अब उसी बात पे आने जा रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि सर आपने फेस के, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लक्ष्य, ये जो फेस के सेंटर पे आपने जो बॉल रखी है आपके हिसाब से उसका साइज ये आना चाहिए। एक्चुअली फेस के सेंटर पर इस साइज की बॉल आप रख ही नहीं सकते, ये कभी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते अब आप वो देख लेते हैं, चलिए यहीं पर बना लेते हैं। फेस के सेंटर पर इतनी बड़ी बॉल इसलिए नहीं रख सकते, तुम बताओ जरा, आपने एज के सेंटर पर जब वो बॉल रखी थी, ये वाली एज के सेंटर वाली, तो ये बताइए किन दो बॉलों के बीच में रखा था आपने इनको? उन दोनों बॉलों के बीच में रखा था जिनकी आपस में कितनी दूरी थी? ए। ठीक है, ये कॉर्नर बॉल के बीच की दूरी क्या होती है? ए, और उसके बीच की खाली जगह आपने ये निकाली। क्लियर है ये वाली बात? यस। अब आप ये कह रहे हैं कि फेस के सेंटर पर ये वाली बॉल रख सकते हैं। अरे भाई, फेस के सेंटर पर बॉडी के सेंटर की गेंद ये होती है, अगले वाले बॉडी के सेंटर की गेंद वहां होती है, और इन दोनों बॉडी सेंटर भी की बीच की दूरी भी तो ये होती है। कुछ समझे बात को? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए एक बीसीसी यूनिट ये बना ली जाए, ये एक बीसीसी यूनिट बना लेते हैं और इस बीसीसी यूनिट के बगल में एक और बीसीसी यूनिट बना लेते हैं। चलिए ये एक और बीसीसी यूनिट उल्टी सीधी बना लेते हैं। ये बॉडी का सेंटर हमारा है, ये बॉडी का सेंटर आपका है। ठीक, अभी आप ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में हमने ये वाली बॉल निकाल ली, ये वाली। चलिए बहुत बढ़िया किया आपने, इन दोनों के बीच में। और आप ये कह रहे हैं कि सर इस वाले फेस पर जो बॉल निकाली वो हमने ये वाली निकाल ली। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो? इस फेस के सेंटर पर तुम इतनी बड़ी बॉल कैसे ठूस सकते हो? इन दोनों के बीच की दूरी भी तो यही है। यस सर। इन दोनों के बीच की दूरी भी है, ये भी ये है और ये भी ये है। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो बच्चे इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं कि हमारे पास दो तरह की खाली जगह है, एक एच का सेंटर और एक बॉडी का सेंटर, फेस का सेंटर, एक्चुअली उस बच्चे को ये समझ में आना चाहिए एच का सेंटर और फेस का सेंटर ये उतना ही बड़ा है, ये आपस में बिल्कुल बराबर। समझो, फेस के सेंटर पर आप इससे बड़ी बॉल फिट ही नहीं कर सकते जो आपने एज के सेंटर पर रखी है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी अगर ये है तो इन दोनों बॉडी सेंटर के बीच की दूरी भी ये है। अगर आपने इस फेस के सेंटर पर इससे बड़ी बॉल ठूसने की कोशिश की तो ये बॉडी सेंटर बॉल आपस में दूर हो जाएंगी। बताओ समझे बात? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी सोच है वो ये है, एच का सेंटर उतना ही बड़ा हो सकता है जितना
फेस का सेंटर। आप फेस के सेंटर पर उससे बड़ी बॉल नहीं रख सकते जो आपने एच के सेंटर पर रखी, जबकि लॉजिकली वो साइज ये होना चाहिए, बट एक्चुअली ये गलत है, क्योंकि ये साइज तो बिल्कुल नहीं रख सकते। इस साइज की बॉल रखते ही बॉडी के सेंटर वाले दोनों बॉल्स आपस में खुल जाएंगे, जो कि नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट था, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है जो हम कह रहे थे तुमसे सोचने के लिए, थोड़ी सी अकल लगाना। ये जो बॉल तुम फेस के सेंटर पे रखोगे, ये मान लो रख ही देते हैं, ये जो आपने बॉल फेस के सेंटर पे रख दी, वो किस किस को टच कर रही है अभी? दोनों बॉडी किसको टच कर रही है? दोनों बॉडी सेंटर को टच कर रही है और चारों कॉर्नर को। गड़बड़ मत करो, अभी पहले सीधी सीधी बात करते हैं। क्या इन दोनों को टच कर रही है? यस सर। अच्छा, क्या ये बॉल ऊपर वाले कोने को टच कर रही है? नो सर नहीं कर रही। अकल लगाओ, कर कैसे सकती है यार? इन दोनों बॉलों के बीच की दूरी कितनी है? a/2। तो फिर इन दोनों के बीच की दूरी भी a/2 है क्या? नहीं। नो सर, इसका मतलब ये इसको टच कर सकती है, इसको टच नहीं कर रही है। अब जरा अकल लगाना, अगर मैं इस बॉल से ये कहूं कि मैं तुझे यहीं बड़ा कर दूंगा, यहीं बड़ा कर दूंगा, तो क्या बोलेगी? बेकार की बातें मत करो, यहीं बड़ा कर दोगे तो दोनों को खोल देंगे। बताओ, समझे बात? अगर मैं यही बड़ी हो गई तो ऐसे में इन दोनों बॉडी सेंटर बॉल को खोल दूंगी। बताओ ठीक है ये? यस सर। अब देखो किसी और तरह से मैं इससे बोल रहा हूं, मैं तुम्हें बड़ा तो करूंगा, लेकिन यहां बड़ा नहीं करूंगा, थोड़ा सा ऊपर करूंगा। अब जरा अक्ल लगाना, अगर मैं इसी बॉल को थोड़ा सा ऊपर करता हूं, थोड़ा सा ऊपर, जैसे ये थोड़ी सी ऊपर जाएगी तो इन दोनों को टच नहीं करेगी अब। यस सर। लेकिन अभी वो उसको भी नहीं टच कर रही है। समझना बड़ा, अभी वो उसको भी टच नहीं कर रही है, इसको भी टच नहीं कर रही है, इसको भी टच नहीं कर रही है। इसका मतलब ये थोड़ा सा अगर ऊपर उठ गई तो बड़ी हो सकती। समझो, कुछ समझ रहे हो मेरी बात को? अगर ये थोड़ा और ऊपर उठ गई तो और बड़ी हो सकती, और ये तब तक ऊपर उठ सकती है जब तक वो इसको और इसको टच ना करे। बताओ समझे बात? इसीलिए कहा जाता है बीसीसी लैटिस में जो सबसे बड़ी बॉल होती है वो फेस के सेंटर पर नहीं, फेस पर, लेकिन सेंटर से ऊपर निकलती। अब तुम अपने आप अकल लगा लेना उसका साइज कैसे निकाला जाएगा। अब तुम्हें बहुत हिंट दे दिए मैंने, वो बॉल यहां कहीं निकल के आनी चाहिए, और उसका साइज निकालने के लिए आपको सिंपल कुछ ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। वो ज्योमेट्री लगाकर आंसर √5/3 - 1 आता है, ना 4/3 - 1, ना 8/3 - 1, ना आंसर शुड बी 5/3 - 1। अब तुम अपने आप कैलकुलेट कर। सर एक जनरल क्वेश्चन सर तो जैसे हम जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में लिखा होता है एटम्स, तो हम मतलब उसको क्या समझे, इफेक्टिव एटम समझे या फिर मतलब सिर्फ एटम समझे? देखो, जब ये तो सवाल पूछने वाला बहुत ही लल्लूपना है, बहुत ही घटिया आदमी है जो ये कहना चाह रहा है। वैसे मुझे ऐसा लगता है भाई, कोई एग्जाम में अगर इस तरह का सवाल आता है तो बेवकूफ है वो आदमी जो ये पूछ रहा है। जनरली जब पूछा जाए एटम्स कितने, तो मेरे हिसाब से इफेक्टिवली ही बताने चाहिए। ऑप्शन भी वैसे हिंट देता है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन हिंट नहीं देता है, ऑप्शन से भी हिंट मिल जाती है। लेकिन जैसे मान लीजिए कहा जाए अब फलाना साहब के अंदर जो है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में जो है कितने जिंक होते हैं, कितने सल्फाइड होते हैं। अब ऑप्शन में दे रखा है कि 2 1 4 1 5 1 4, तुम समझ जाना यार कि भाई ये तो इफेक्टिव की बात कर रहा है, 4 जिंक होंगे 4 सल्फाइड होंगे, अपना टिक कर दिया। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ऑप्शन से हिंट मिल जाती है। अदरवाइज लॉजिकली अगर किसी यूनिट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स की डिस्कशन हो रही है तो वो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की डिस्कशन होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली बात सब लोगों के समझ में आ गई भाई? क्यूब में ऑल्टरनेटिव फेस तो 2 ही होते हैं ना? क्या कह रहे हो बेटा? ऑल्टरनेट सर क्यूब में ऑल्टरनेट फेसेस की अगर बात करें, दो दैट इज एंड सेंटर्ड, उसी को तो एंड सेंटर्ड बोलते हैं ना। सर स्कूल में कुछ और बता रहे थे, अब पता नहीं क्या बताते हैं। मतलब ऑल्टरनेट का मतलब होता है मैं हो गया तो मेरे अगल बगल कोई नहीं आएगा, तो फिर मेरे तो सामने वाला बचा ना फिर। यस सर। मेरे फेस से लेना देना किसी का नहीं होना चाहिए। अब अगर मेरे फेस से लेना देना किसी फेस का नहीं है तो वो कौन कौन से फेजेस हैं जिनसे मेरा लेना देना था? एक मैं, एक ये, एक नीचे और एक ऊपर। सिर्फ एक आदमी है जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दैट इज फ्रंट, सामने। तो अगर आप टेस्ट में एक वो परवोकोसाइट ऐसा कुछ कंपाउंड की लैटिस आई थी, समझ नहीं आई लैटिस। समझने की जरूरत नहीं है। स्पाइनल, ल्यूटाइल, परवोस्काइट, कोरंडम, ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो कॉम्प्लेक्स सॉलिड्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ 5 स्ट्रक्चर आते हैं, एक रॉक सॉल्ट, एक जिंक ब्लेंड, एक सीजियम हैलाइड वाला, एक फ्लोराइड, एक एंटी फ्लोराइड, सिर्फ 5। ठीक, अगर इनके अलावा कोई और स्ट्रक्चर आता है जो कि होता है, परवोस्काइट तुम बता रहे हो, ल्यूटाइल, कोरंडम, और भी एक आध स्पाइनल, इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन ये हमें याद नहीं करने। तुम बताओ, तुम्हें याद है इस तरह का कोई सवाल जिसमें ये पूछा गया था जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में सल्फाइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? उसने ये क्यों नहीं बताया कि जिंक ब्लेंड कौन सा स्ट्रक्चर होता है? मुझे क्या पता कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? आप बताइए तो जिंक ब्लेंड। वो कह रहा भाई साहब याद करिए, जिंक ब्लेंड याद करना है, सीजियम हैलाइड याद करना है, फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड याद करना है,
रॉक सॉल्ट याद करना है, 5 याद करने। इसके अलावा मैं आपसे सवाल पूछता हूं, परवोस्काइट स्ट्रक्चर में जो डाइवेलेंट एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमने कहा, हमें नहीं पता। पहले ये बताओ परवोस्काइट होता क्या? अब वो खुल के बताएगा। हाँ, अब वो खुल के बताए, परवोस्काइट में फलाना साहब वहां होते हैं, फलाना साहब वहां टेट्रा में होते हैं, और एक साहब ऑक्टा में होते हैं। अरे जब उसने इतनी इंफॉर्मेशन दे दी कि एक आदमी टेट्रा में फंसा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। हाँ सर। एक आदमी ऑक्टा में घुसा हुआ है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा, उसके बाद आप ऑक्टा पर निकालते रहिए। यानी उनको याद करने की जरूरत नहीं। यानी कभी भी किसी एग्जाम में अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पर सवाल आया, जो कि आ सकता है, लेकिन उसके उनको याद करने की जरूरत नहीं है। वो आदमी खुद इंफॉर्म करेगा कि कौन एटम कहां एग्जिस्ट करता है, और जब हमें यह पता चल जाए कि उस स्ट्रक्चर के अंदर कौन कहां एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको उसके बारे में आप सब कुछ निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। इसलिए 5 याद करके चले जाओ और बाकी के टेंशन मत। सर वो याद भी नहीं होते सर, बड़ी मुश्किल 5 से। हाँ वो वाले 5 के अलावा। हाँ 5 के अलावा याद करने की जरूरत ही नहीं ना, वो बिल्कुल मत याद करो। ये आज तक कभी नहीं पूछा, कहां चक्कर पड़ो। तुम देख नहीं रहो पूछने के लिए क्या क्या है। वो तुमसे इसी तरह की उल्टी सीधी बातें तो ना पूछेगा, पूछने के लिए छोटा सवाल पूछ लेगा। हमारे तुम्हारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की दूरी ये है, अगर हम लोग सिंपल क्यूबिक बनाएंगे तो बताइए हमारे और तुम्हारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की दूरी क्या है। ये सवाल डाल दे पूछने के लिए। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं। अभी वो इतनी बकवास नहीं पूछेगा, और वो क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो इसलिए वो तो बिल्कुल ही नहीं पूछेगा। इसलिए अगर याद करना है तो वो 5 स्ट्रक्चर याद कर लो। इसके अलावा अगर कोई सवाल आता है तो वो आपको इंफॉर्मेशन दे देगा, आप अपने हिसाब से आंसर निकाल लो। यार अब आगे बढ़ने दोगे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं यार। लिक्विड कर रहे थे ना, कौन सा चैप्टर कर रहे थे? यस सर। इसको एक बार जरूर सॉल्व करके देखना घर में। जब थोड़ा सा ऐसा लगा हो ना, लगे कि अब जरा दिमाग लगा के देखते हैं, तो इसको करना। एक हिंट तुम्हें मैंने दे दी है। फेस के सेंटर पर जो बॉल है, उस बॉल को बड़ा किया जा सकता है सिर्फ उठाकर। यानी आप फेस के सेंटर से जैसे, मतलब मेरी बात समझना है, ऐसे हो रहा है, ये फेस का सेंटर हो गया, फेस के सेंटर पर इसका साइज ये, जैसे जैसे ये फेस के सेंटर से ऊपर आएगी ना, ये ऐसे हो जाएगी। देखना, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। और ये तब तक बड़ी होती जाएगी जब तक वो फेस बगल वाले को भी टच करे, बॉडी सेंटर, उधर वाले बॉडी सेंटर, और ऊपर वाले कॉर्नर को भी टच करे, तब तक वो बड़ी होती रहेगी। तो तुम्हें ये निकालना है। रखी गई थी वहां पे। हाँ तो वहां पे दब के रखी हुई थी वो, मतलब कहां पर? सर बॉडी सेंटर पे। नहीं, बॉडी सेंटर पे रखी नहीं थी, बॉडी सेंटर पे तो रखी नहीं थी। हाँ, तुम ऐसे समझ लो दब के रखी थी, मतलब वो तो रखी ही नहीं गई। आप रख ही नहीं सकते उतनी बड़ी बॉल। मैं तो ये कह रहा हूँ, बॉडी के सेंटर पे अगर आप इतनी बड़ी बॉल डालते हैं तो आप इतनी बड़ी बॉल तो डाल ही नहीं सकते, क्योंकि वो बॉडी के सेंटर के दोनों बॉडी सेंटर एटम्स को खोल देगी। तो कितनी बड़ी बॉल रख सकते हैं? सर इतनी बड़ी बॉल रख सकते हैं, ठीक है ना, ये क्योंकि उन दोनों के बीच की दूरी भी है और उन दोनों के बीच की दूरी भी है, तो आप इतनी बड़ी बॉल रख सकते हैं। लेकिन मैंने सवाल ये नहीं पूछा, मैंने सवाल पूछा था सबसे बड़ी बॉल कहां रख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बॉल फेस पर रख सकते हैं, लेकिन फेस सेंटर पर नहीं, फेस सेंटर के ऊपर और नीचे। समझो, अब थोड़ा सा अकल लगाना, अपने आप समझ में आएगा। ठीक सर क्वेश्चन मिल जाता है क्या बेटा? सर डेली एक क्वेश्चन दे दिया सर। आप कर लेंगे, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हम लोग ने शायद वो कौन सा वो एक्सपेरिमेंट था यार, वो घरेलू वाला, ऑसवाल्ड वॉकर क्लियर हो गया था एकदम। बिल्कुल फर्जी एक्सपेरिमेंट था, लेकिन ये कि हमें ध्यान होना चाहिए किसका वेट किसके वेट से लिंक करना है। तो हमें याद आ रहा है सॉल्वेंट साइड के वेट में जो कमी आ रही है, अगर उसको टोटल कमी से डिवाइड कर दिया जाए तो आपको रिलेटिव लोवरिंग मिल जाती है। ठीक, तो आपको उसको सिर्फ ध्यान रखना। दूसरी बात आते हैं, अब हम आते हैं सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, एंड दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सर हाँ सर, जो वो पीपीटी में क्वेश्चंस थे तो उनमें से एक थोड़ा अलग था, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। अब पीपीटी का ही था। यस सर। 2 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए थे कि यार वो देखो, मैंने लिख तो और मैं तो और भी लिख लाऊंगा पीपीटी में। मैं तो चाह रहा हूँ हम भले एक आध डिस्कस कर पाए, लेकिन पीपीटी तुम्हारे पास चली जाएगी, तुम घर में सॉल्व कर लेना। बात हो ना, क्यों एक सवाल सॉल्व इसमें भी मैंने 2-4 सवाल लिखे हुए हैं, एक कर देंगे, 2 कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, बाकी तुम रख लेना। कोई डाउट आ रहा है तो हम कर लेंगे डिस्कस। बेटा जरा सा शुरू कर लें, वरना सब छूट जाएगा, है ना। एक बार जरा सा शुरू कर लें, क्योंकि आज 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सोच के आया था कि निपटानी है मुझे, एक बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और एक फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की बात करना है। नाम से क्या लग रहा है? इस बात को मैं 2-3 तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं। एक तरीका तो वही है जैसे एनसीईआरटी में किया गया, वैसे हम भी करके देख लेते हैं। इनका मानना ये बहुत क्लियर है एकदम। बॉइलिंग कब होती है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बॉइलिंग तब होती है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। क्लियर है ये? यानी मेरे पास एक सॉल्वेंट, उस सॉल्वेंट का अपना एक वेपर प्रेशर, ठीक, उस वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंगली उसका अपना एक बॉइलिंग पॉइंट भी होगा।
अब मैंने क्या किया, उसी सॉल्वेंट में 1 चम्मच चीनी डाल, आप बताइए क्या होगा? जैसे आप उसके अंदर 1 चम्मच चीनी डालेंगे उसका वेपर प्रेशर नीचे आ जाएगा। यानी उसी टेम्परेचर पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है और उसी टेम्परेचर पर 1 चम्मच चीनी वाले सोल्यूशन का वेपर प्रेशर नीचे है। क्लियर है ये? यस सर। और 1 चम्मच चीनी अगर और डाल दो तो जो तीसरा सोल्यूशन तुमने बनाया है, दूसरा सोल्यूशन जो तुमने बनाया है, उसका वेपर प्रेशर और नीचे आ जाएगा। ठीक, अच्छा, लेकिन बॉइलिंग कब होती है? बॉइलिंग तब होती है जब वेपर प्रेशर बढ़ते 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 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच जाए। यानी आप आग लगाते जाइए, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वेपर प्रेशर ये कहेगा अब मेरी वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। उस टाइम पर उस सोल्यूशन के अंदर एक बबल बनता हुआ नजर आएगा अंदर। इट इज नॉट सरफेस फिनोमेना, बॉइलिंग इज नॉट सरफेस फिनोमेना। बॉइलिंग तो अंदर से मचती है, सरफेस फिनोमेना तो ये उड़ना, इवेपोरेशन होता है। आप समझ रहे हो, ये जो वेपर प्रेशर और सब बकवास कर रहे हैं आप, दिस इज सरफेस फिनोमेना। अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर होगा, उस लिक्विड के अंदर बबल बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको आप बॉइलिंग कहना है। ठीक है, अच्छा, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि सर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है या घट रहा है? बड़ा क्लियर लॉजिक है, तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा। एटमॉस्फेयर को इससे क्या मतलब है कि तुमने 2 चम्मच डाली कि 4 चम्मच डाली, कोई लेना देना नहीं। एटमॉस्फेयर का भाई मेरा प्रेशर फिक्स है, 1 एटीएम मेरा प्रेशर है एट 20, जो भी 1 एटीएम प्रेशर मान लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स है। अब आप 1 चम्मच चीनी डालें चाहे 2 चम्मच चीनी डालें, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। वो क्या बोलेगा कि जब तुम प्योर सॉल्वेंट थे तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा था। ठीक, अब उस टेम्परेचर से जब तुम्हें आग लगाना स्टार्ट करेंगे तो 1 एटीएम तक पहुंचने में तुम्हें कम टाइम लगेगा, क्योंकि तुम पहले से ज्यादा थे। बताओ समझे कि नहीं बात? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑलरेडी ये है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये। अब मैं आपको अगर आग लगाऊंगा तो आपका वेपर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा और बहुत जल्दी मुझे पकड़ लेगा, और जैसे ही मुझे पकड़ेगा हम दोनों बॉयल करना स्टार्ट कर देंगे, ये सिस्टम बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। ये तो प्योर सॉल्वेंट की कहानी है। अब आते हैं 1 चम्मच चीनी वाले के पास। 1 चम्मच चीनी वाला क्या बोलेगा? 1 चम्मच चीनी वाला कहेगा भाई मेरा वेपर प्रेशर तो पहले ही कम है, क्योंकि 1 चम्मच चीनी गिर चुकी है, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब आप अगर यहां तक आना चाहते हैं तो आप आग लगाते जाइए लगाते जाइए लगाते जाइए लगाते जाइए लगाते जाइए लगाते जाइए लगाते जाइए, यानी अब आपको ज्यादा आग लगानी पड़ेगी, तब जाके आपका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मीट करेगा। बताओ समझे? और कहीं आपने 1 चम्मच चीनी और डाल दी तो आपका वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, पहुंचना 1 एटीएम तक है। आप ऑलरेडी जमीन पे पड़े हुए हैं, आग लगाते जाइए, आप बढ़ते जाएंगे और कहीं जाके दूर जाकर आप 1 एटीएम को मीट करेंगे। यानी एनसीईआरटी ये कहती है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है। जैसे जैसे चीनी गिरती जाती है वैसे वैसे सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर कम होता जाता है और 1 एटीएम तक पहुंचने में उनको ज्यादा गर्म करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये एलिवेशन, जो बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन हो रहा है, पहले बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री था, 1 चम्मच चीनी डाली तो 105 डिग्री हो गया, 2 चम्मच चीनी डाली 108 डिग्री हो गया, 3 चम्मच चीनी डाली 110 डिग्री हो गया। ये जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा है 5 डिग्री, 8 डिग्री का, 10 डिग्री का, इस एलिवेशन को कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि जैसे जैसे चीनी गिरती जा रही है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन बढ़ता चला जा रहा है। और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। चीनी बढ़ी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, एलिवेशन बढ़ा, और चीनी बढ़ेगी एलिवेशन और बढ़ेगा, और चीनी बढ़ेगी एलिवेशन और बढ़ेगा। सो दिस एलिवेशन इज नोन एज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ये तो थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं, अब हम और इसको क्लैरिटी से समझते हैं। हम 2 और तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इस बात को कि व्हाई बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट्स ड्यूरिंग एडिशन ऑफ चीनी। ये हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। अभी बड़ा थ्योरेटिकल कहानी थी, सारी दुनिया समझ रही है कि सर चीनी के डालने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो 1 एटीएम तक पहुंचने में टाइम लगेगा, और 1 एटीएम तक पहुंचने में अगर टाइम लगेगा तो इसका मतलब आपको सोल्यूशन को ज्यादा गर्म करना पड़ता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए बॉइलिंग पॉइंट या इस एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट को या इस एलिवेशन को ही कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जैसे जैसे चीनी गिरती जा रही है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करता चला जाता है। कुछ समझे बात? यस सर। तो सबसे पहले तो मैंने एक लाइन में ऐसे ही लिख रखा है बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, कब बॉइलिंग वगैरह स्टार्ट होती है। पीपीटी तुम्हें दे देंगे, तुम आराम से इसको नोट कर लेना। अब आते हैं काम की बात पर कि भाई इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए। इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए वो आते हैं, ये भी एक बड़ा नॉर्मल सी बात है, इसको भी तुम्हें अभी तुम नोट कर लेना। काम की बात पे आते हैं सीधे, एक्सप्लेन कैसे किया जाए। और एक्सप्लेन करने के लिए हमें फेज डायग्राम से ये बात समझनी पड़ेगी। चलिए इसको समझ के देख लेते हैं, ये कहां से आएगा। ये सारी बातें जो अभी लिखी हैं इसको समझते हैं।
अब जरा ऐसे ही समझते हैं, मैं पहला मेथड जो है वो यूज करने जा रहा हूं इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए। मेथड 1, एक तो एनसीईआरटी ने जो बताना था वो बता दिया, एक पहला मेथड ले रहे हैं, दिस इज ग्राफिकल या फेज डायग्राम वाला मेथड जो अभी मैंने लिखा था, ग्राफिकल मेथड। अब ये ग्राफिकल मेथड क्या कहता है? ग्राफिकल मेथड ये कहता है कि मान लेते हैं कि ये आपका वेपर प्रेशर का एक्सेस हो गया और ये मान लेते हैं आपका टेम्परेचर। अब आप ये बताइए आप क्या लेके आए? तो मैंने कहा भाई मैं प्योर सॉल्वेंट लेके आया, ठीक है। अब आप प्योर सॉल्वेंट में आग लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल। बॉइलिंग कब होगी? जब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर को मीट करेगा। मैं पहले ही अज्यूम कर लेता हूं कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो ये, दिस इज 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। अच्छा, अब आपने चीनी ली, वो सॉरी पानी लिया और पानी को पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उससे पूछा कि तुम्हारा वेपर प्रेशर क्या है, ठीक। मान लेते हैं आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कोई सोच के बताएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा या ज्यादा? कम होगा। पानी तो 100 डिग्री पे बॉईल करता है, तो यानी 20 डिग्री पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत कम वेपर प्रेशर होगा, मान लीजिए यहां पर है, ठीक। अब आप ये बताइए आग लगाएंगे तो क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ेगा, यानी आप अगर इस पानी में प्योर सॉल्वेंट में आग लगाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ते 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 कभी ना कभी जाके वो इसको टकराएगा और जिस पॉइंट पर इसको टकराएगा वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब मैंने इसमें आग लगाना स्टार्ट कर दिया, जैसे जैसे पानी में आग लगती जाएगी इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो यहां जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मीट करेगा। ये वो टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पर पानी बॉयल कर रहा होगा। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, टीबी, क्लियर? यानी ये जो आपने लाइन खींची है, दिस इज फॉर प्योर सॉल्वेंट, प्योर पानी या सॉल्वेंट जो भी ले लिया, प्योर सॉल्वेंट की कहानी। अब आता है 1 चम्मच चीनी। सर एक चीज समझ नहीं आई, जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जाएगा तो ऐसा क्या होगा लिक्विड में कि इतना प्रेशर बढ़ जाएगा या बॉईल होने जाएगा, वो भी नीचे से? वेपर प्रेशर लिक्विड के ऊपर होगा तो नीचे से कैसे हो जाएगा? नहीं, एक सेकंड, वेपर प्रेशर जो आप बना रहे हैं, वेपर जो बन रही, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा था तब तक वो लिक्विड के अंदर बबल नहीं बनने दे रहा था, समझ रहे हो? और जिस टाइम पर वेपर प्रेशर ने एटमॉस्फेयर को बैलेंस कर लिया, उस टाइम पर वो बबल जो बनना चाह रहा था बॉडी के अंदर से, वो बबल बनना स्टार्ट करता। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे बबलिंग और तेज होगी। बताओ, समझ रहे हो बात को? यानी जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा था तो ऊपर से लिक्विड के ऊपर दबाव ज्यादा था, और अगर लिक्विड के ऊपर दबाव ज्यादा होगा तो वो लिक्विड के अंदर बबल नहीं फॉर्म होने देगा। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ेगा। वेपर प्रेशर बढ़ते ही जिस टाइम पर वो एटमॉस्फेयर को मीट करेगा उस टाइम पर लिक्विड के अंदर पहली बबल अंदर बनना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको आप बॉइलिंग कहते हैं। क्लियर है? ओके सर, डायग्राम है। बोलो। सर वेपर प्रेशर 0 केल्विन पे ही होगा? हाँ बिल्कुल, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है बेटा वेपर प्रेशर। तो प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर बहुत कम टेम्परेचर पे कम ही माना जाए, ठीक है ना? अब जैसे ये प्योर सॉल्वेंट, हाँ मैं बताता हूँ, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है। जैसे मान लीजिए पानी वानी जो भी आपने प्योर सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट का पर्टिकुलर टेम्परेचर मान लीजिए दिस इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्योर सॉल्वेंट का ये वेपर प्रेशर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। बढ़ते 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 वो कहीं ना कहीं जाके यहां इस लाइन को कट करेगा। ये लाइन कौन सी लाइन है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन। इसका मतलब ये हुआ अब इस लिक्विड का, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो चुका है। किस टेम्परेचर पर हुआ? इस टेम्परेचर पर। तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, प्योर आदमी का बॉइलिंग पॉइंट। ये मान लीजिए पानी है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया 100 डिग्री। बताओ ठीक है? अच्छा, अब वो कह रहे भाई ये सब छोड़िए, चीनी विनी डालिए तब मजा आएगा। तो हमने एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला, चीनी डाल दी। मान लीजिए जब आप चीनी डालेंगे क्या होगा? सर जिस टेम्परेचर पर पानी का वेपर प्रेशर आपको ये दिखाई देता है उसी टेम्परेचर पर चीनी डालने से वेपर प्रेशर नीचे आ जाएगा। बताओ मानते हो? क्योंकि सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। यानी जिस टेम्परेचर पर आपका वेपर प्रेशर ये होगा मेरा कम होगा, आपका ये होगा मेरा कम होगा, आपका ये होगा मेरा कम होगा, यानी अब जो लाइन चलेगी वो ऐसे चलेगी। बताओ समझे बात? अब ये लाइन कहां जाके एटमॉस्फेयर को कट करेगी? अब ये लाइन ऊपर बगल आगे जाके कट करेगी। आगे जाके कट करेगी तो वो जो टेम्परेचर है वो बड़ा टेम्परेचर आएगा या छोटा? बड़ा टेम्परेचर आएगा। ये तब है जब आपने 1 चम्मच चीनी डाली। मान लीजिए दिस इज माय सॉल्यूशन 1। फिर वो कह रहा भाई साहब 1 चम्मच चीनी और डाल देते तो क्या होता? हमने कहा डाल दो 1 चम्मच चीनी, एक और डाल देते तो वेपर प्रेशर और कम होता। बताओ समझे बात को? अब ये एटमॉस्फेयर को यहां जाके कट करता, यहां कट करता तो बॉइलिंग पॉइंट और बड़ा आता। दिस इज टीबी डबल डैश। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे चीनी गिरती जा रही है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर रहा है। ये देखिए एलिवेशन दिख रहा है। पहले प्योर था टीबी,
फिर एक चम्मच चीनी से एलिवेट कर गया, एक चम्मच चीनी और डाली और एलिवेट कर दिया, एक चम्मच चीनी और डाली और एलिवेट कर दिया, यानी एक चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच चीनी डालने से ये बॉइलिंग पॉइंट लगातार एलिवेट करता चला जा रहा है, यानी उधर चीनी बढ़ रही है, इधर ये एलिवेशन बढ़ रहा है। सो दिस एलिवेशन इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? ये ग्राफिकल मेथड है सिर्फ इस बात को एक्सप्लेन करने का कि चीनी के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्यों एलिवेट कर रहा है और इस एलिवेशन को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब नीचे की तरफ बेंड क्यों हुआ सर, ऊपर की तरफ बेंड क्यों नहीं हुआ? और क्या कह रहे हो बेटा? नीचे की तरफ बेंड क्यों हुआ सर, ये ऊपर की तरफ बेंड क्यों नहीं हुआ? नीचे की तरफ बेंड मतलब नहीं समझ रहा हूं। बेंड मतलब ऐसे यूं? सर ये ऐसे क्यों हो गया सर, इसका स्लोप वैसे क्यों नहीं गया? मतलब स्लोप ऐसे कह रहे हो यूं? सर नोट करने। यस सर। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर तो बढ़ेगा ना यार, ये तो एक्सपोनेंशियल कर्व है। वो याद है वो क्लॉसियस कैप्रिकॉन इक्वालिटी जो लिखी थी, लॉग Kp2 by Kpt1 के क्या था वो प्रेशर के साथ, तो वही तो है ये, यानी ये तो एक्सपोनेंशियल कर्व है। ये तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे धड़ाधड़ बढ़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा ये एटमॉस्फेयर के बराबर होगा, और जिस टाइम पर ये एटमॉस्फेयर बराबर होगा वो टेम्परेचर बढ़ा होगा अगर चीनी बढ़ रही, यानी जैसे जैसे चीनी बढ़ रही है वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, सॉरी अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। सो दिस एलिवेशन इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? ये है ग्राफिकल मेथड। आप ग्राफिकली इस बात कर लो बेटा, ग्राफिकली आप इस बात को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मैं आता हूं अपने मेथड पे, एंड दैट इज थर्मोडायनेमिकली। आप इस बात को थर्मोडायनेमिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जरा हम समझेंगे इस बात को, पहले जल्दी से इसको नोट कर लो। हो गया सर। ठीक, थर्मोडायनेमिकली कैसे समझेंगे यार, थोड़ा सा अकल लगाते हैं सबसे पहले। हाँ सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब? नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं, इलेक्ट्रोलाइट तो हो सकते हैं आप, अभी हम बात करेंगे जब हम वैन टॉप फैक्टर की बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब पानी में जाने के बाद या तो आप टूटे या आप जुड़े आपस में, यानी आप या तो डिसोसिएट कर सके या एसोसिएट कर सके, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। समझ रहे हो? हम अभी क्या बात कर रहे हैं कि आप वॉलेटाइल नहीं होने चाहिए, बस वॉलेटाइल मतलब आप उड़ेंगे नहीं। तुम्हें मैंने पहली क्लास में बता दिया था कि जब कभी भी आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो उस सॉल्यूशन की बात की जाएगी जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जा रहा है। याद आ रहा है ना? यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो एक्सप्लेन की गई है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो सिर्फ उन सॉल्यूशंस के लिए एक्सप्लेन की गई हैं जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है। वो सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो? वो डिसोसिएट कर सकता है, वो एसोसिएट कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, वो सब छोड़िए, लेकिन वो उड़ेगा नहीं। उड़ेगा सिर्फ कौन? पानी, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट उड़ेगा, सॉल्यूट कभी नहीं उड़ेगा। क्लियर है ये वाली बात? ठीक, अच्छा, अब ये तो हमारा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन मान सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें और गणित लगाते हैं, थोड़ा सा और सोचते हैं। तुम ये बताओ, एक तो प्योर सॉल्वेंट है, एक है ऐसा सिस्टम जिसमें उस सॉल्वेंट के साथ 1 चम्मच चीनी है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें उस सॉल्वेंट के साथ 2 चम्मच चीनी। ये तीनों लोग। ठीक, अब जरा इन तीनों बर्तनों के बारे में एक बार सोच के बताओ, इन तीनों बर्तनों में वो कौन सा बर्तन है जिसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा है? तीसरा। ज्यादा चीनी। अब इस बारे में थोड़ी थोड़ी बात हुई, तुम्हें समझ में आना चाहिए, तुम्हें याद आना चाहिए। अगर सिर्फ सॉल्वेंट है तो सारे एक जैसे। अब सारे अगर एक जैसे हैं तो फिर तो रैंडमनेस या अनसिमेट्री वो कम ही है। सिमेट्रिक सिस्टम है और रैंडमनेस भी कम होगी। इसका मतलब ये हुआ अगर आप प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं तो उसकी एंट्रोपी कम मानता। जब उस प्योर सॉल्वेंट में 1 चम्मच चीनी अंदर जाती है तो अब मामला जो है वो अनसिमेट्रिक सा होता है, क्योंकि सॉल्यूट भी होता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। उस केस में आपका एंट्रोपी बढ़ रहा है। बताओ ठीक है? अगर आप 1 चम्मच चीनी और डाल दें तो मुझे लगता है आपकी एंट्रोपी और बढ़ रही है। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे चम्मच गिरते जाएंगे वैसे वैसे आपकी एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। बताओ यहां तक ठीक है? यस सर। ठीक, अब अकल लगाते हैं। तुम ये बताओ, जब बॉइलिंग होती तो उड़ता कौन, चीनी या पानी? चीनी तो उड़ ही नहीं सकती, क्योंकि चीनी को तो नॉन वोलेटाइल बोल दिया आपने, तो चीनी तो उड़ ही नहीं, उड़ेगा हमेशा पानी। यानी एक चीज कंफर्म है, इन तीनों बर्तनों में जब आग लगती है, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, ये 100 डिग्री, वो 200 डिग्री, कुछ भी, लेकिन जब आग लगती है तो जो वेपर फेज बनता है उस सब में वेपर किसकी होती है? प्योर वाटर की। क्लियर है? यानी ये तो कंफर्म है सर, इस आदमी में जब आप आग लगाकर वेपर बनाएंगे तो वेपर की जो एंट्रोपी होगी वो तीनों जगहों पर सेम होगी, क्योंकि तीनों एक ही आदमी है, वेपर वेपर वेपर।
यस सर। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं नीचे के बर्तनों की एंट्रोपी बदल सकती है। मैं सॉल्वेंट था, आप 1 चम्मच चीनी वाले थे, वो 2 चम्मच चीनी वाले था, हमारी एंट्रोपी कम थी, आपकी ज्यादा थी, उसकी और ज्यादा थी, लेकिन हम तीनों जब उड़कर वेपर बनाते हैं तो हम तीनों से बनी हुई वेपर की एंट्रोपी कॉमन होगी भाई साहब। हम तीनों वेपर की एंट्रोपी ऑलमोस्ट सिमिलर मानी जा रही है। बताओ ठीक है ये? जी सर। यानी प्रोडक्ट, यानी मेरा प्रोडक्ट, यानी सॉल्वेंट से बना प्रोडक्ट, दैट इज वेपर, द एंट्रोपी इज फिक्स। सोल्यूशन 1 से बना प्रोडक्ट, दैट इज एंट्रोपी फिक्स, और सोल्यूशन 2 से बना प्रोडक्ट, द एंट्रोपी इज फिक्स। बताओ समझे बात? जी। अब मैं बताता हूं क्या बोल रहा हूं। अब मैं इस बात को एक्सप्लेन करता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों एलिवेट कर रहा है। इस बात को मैं थर्मोडायनेमिकली समझने की कोशिश कर लेता हूं। देखते हैं। अब आप ये देखिए, सबसे पहले ये है मेरा प्योर सॉल्वेंट, दिस इज एंट्रोपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक, अच्छा, अब आप ये कह रहे थे कि सर अगर आप 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो चलिए 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं। 1 चम्मच चीनी डालने से एंट्रोपी बढ़ के यहां चली गई। दिस इज द न्यू एंट्रोपी, दिस इज 1 चम्मच चीनी वाला सोल्यूशन 1। दिस इज एंट्रोपी। एंट्रोपी सब लोग समझते हैं एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो दिस इज एस ऑफ सोल्यूशन 1, दिस इज एस ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब 1 चम्मच चीनी और डालते हैं एंड दिस इज एस ऑफ सोल्यूशन 2। यहां तक ठीक है? यस सर। अच्छा, अब ये बताओ, ये सॉल्वेंट जब उड़ेगा तो वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर पानी की होंगी। ठीक, ये सोल्यूशन जब उड़ेगा तो वेपर बनेगा, वो भी पानी का होगा, और ये सोल्यूशन 2 उड़ेगा, वो भी पानी बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये तीनों लोग पानी बनाएंगे, तो जो फाइनली प्रोडक्ट बन रहा है उड़ने के बाद वाला, उसमें सब लोगों की एंट्रोपी ये डिसाइड करेगी, एस वेपर। बताओ समझे बात? यस सर। यानी अब जरा सोच के जवाब देना, जब ये प्योर सॉल्वेंट उड़कर वेपर में कन्वर्ट होगा तो कितना एंट्रोपी चेंज आएगा भाई साहब? इतना बड़ा एंट्रोपी चेंज आएगा। क्लियर है ये? और जब 1 चम्मच चीनी वाला वेपर में, वेपर तो एंट्रोपी फिक्स है, तो जब 1 चम्मच चीनी वाला प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा तो एंट्रोपी में कितना चेंज आ रहा है? ये वाला डेल्टा V2, डेल्टा S2, और यहां से यहां आ रहा है एंट्रोपी में चेंज डेल्टा S3, और देख के लग रहा है कि डेल्टा S3 इज लेस देन डेल्टा S2 इज लेस देन डेल्टा S1। बताओ ठीक है ये वाली बात? सर डेल्टा एस वेपर से ज्यादा है। डेल्टा एस वेपर का तो ज्यादा ही होगा, वेपर तो ऊपर है। मतलब ये तुम ऐसे समझो जैसे मैंने स्केल बनाया है, स्केल समझते हो ना, पहले नीचे कम है, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, वेपर की सबसे ज्यादा। लेकिन वेपर क्योंकि तीनों में कॉमन है, तो वेपर तीनों जगह एंट्रोपी फिक्स शो कर रही। मेरी बात समझ लो कि नहीं? यानी जब आपका प्योर वाला बर्तन उड़ेगा तो एंट्रोपी में इतना चेंज शो करेगा, जब 1 चम्मच चीनी वाला उड़ेगा तो इतना एंट्रोपी में चेंज आएगा, जब 2 चम्मच चीनी वाला सोल्यूशन वेपर में कन्वर्ट होगा तो इतना एंट्रोपी में चेंज आएगा, और इनमें सबसे कम एंट्रोपी चेंज 2 चम्मच चीनी वाले के अंदर आ रहा है। यहां तक ठीक है? यस सर। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बात पे। तुमने पिछली बार मुझे बताया था, शायद वो मैंने इक्वेशन तो लिखी थी या तुम्हें नहीं पता, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर नहीं पढ़ा है तो इसको याद कर लेते हैं। जो डेल्टा जी होता है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से निकाला जाता है। जो फ्री एनर्जी चेंज होती है वो एंथैल्पी चेंज माइनस टी डेल्टा एस से कैलकुलेट की जाती है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम होता है तो उस टाइम पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है। यानी एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। यानी इक्विलिब्रियम, और क्यों मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, जब भी कभी लिक्विड इवेपोरेट करके बॉइलिंग टेम्परेचर पर आता है तो लिक्विड और वेपर के बीच में एक इक्विलिब्रियम ही मेंटेन होता है, क्योंकि ये प्रोसेस एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो ये जो इक्विलिब्रियम बन रहा है, ये एक इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बन रहा है, उस केस में डेल्टा जी की वैल्यू वो 0 होगी। यानी आप जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो डेल्टा जी 0 माना जाएगा, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर लिक्विड और वेपर वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ये डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी, और जो टेम्परेचर आएगा वो डेल्टा एच बाई डेल्टा एस से निकाला जाएगा। सिंस दिस इज अ बॉइलिंग टेम्परेचर सो दिस विल बी टीबी। बताओ यहां तक ठीक है? अच्छा, अब तुम ये बताओ, डेल्टा एच के बढ़ने से टीबी पे क्या असर पड़ेगा? इसका मतलब ये हुआ, अगर डेल्टा एच सबसे छोटा तुम्हारे पास, तो तुम्हारा टीबी, तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट सबसे बड़ा होना चाहिए, और वो होना भी चाहिए क्योंकि 2 चम्मच चीनी वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। इसको आप थर्मोडायनेमिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी यहां से एकदम साफ लिख सकते हैं कि डेल्टा एस अगर बढ़ेगा तो टीबी की वैल्यू गिरेगी, डेल्टा एस अगर गिरेगा तो टीबी की वैल्यू बढ़ेगी। बताओ यहां तक समझ में आई बात?
ये एक डाउट आ सकता है, वो ये कि सर टेम्परेचर जो है वो सिर्फ डेल्टा एस के साथ इनवर्स रिश्ता नहीं रखता, वो डेल्टा एच के साथ भी तो डायरेक्ट रिश्ता रखता है। तो सिर्फ डेल्टा एस तो वो फैक्टर नहीं है जो टी को डिसाइड करेगा, डेल्टा एच भी तो डिसाइड करेगा। डेल्टा एच डिसाइड नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यहां पर भी वो कौन रहा है? पानी। यानी जो भी हीट आपने दी वो उस पानी को वेपर में कन्वर्ट कर रही है। यहां पर भी उड़ कौन रहा है? पानी। तो यहां पर भी पानी को वेपर में कन्वर्ट किया जा रहा है, और यहां कौन उड़ रहा है? पानी। तो यहां पर भी पानी को वेपर में कन्वर्ट किया जा रहा है। यानी इन तीनों केसेस में डेल्टा एच वैल्यू तो फिक्स है। बात समझ रहे हो कि नहीं मेरी? इन तीनों केसेस में डेल्टा एच वैल्यू तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। फर्क कहां आ रहा है? फर्क आ रहा है एंट्रोपी। यानी एंट्रोपी के गिरने से तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और एंट्रोपी के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट गिरेगा। डेल्टा एच तो तीनों जगहों पर कॉमन है, क्योंकि ये डेल्टा एच तो हीट ऑफ वेपराइजेशन से डिफाइन होगा, और ये हीट ऑफ वेपराइजेशन तो पानी की फिक्स होती है। वो हीट जो पानी को वेपर में कन्वर्ट कर रही है, यहां भी पानी वेपर में जा रहा है, यहां भी पानी वेपर में जा रहा है, यहां भी पानी वेपर में जा रहा है। इन तीनों जगहों पर लगभग हीट जो दी गई है वो तो कॉमन है, इसलिए डिसाइडिंग फैक्टर डेल्टा एस है, टेम्परेचर को डिसाइड करने वाला। डेल्टा एस के कम होने से टेम्परेचर बढ़ेगा और डेल्टा एस के ज्यादा होने से टेम्परेचर घटेगा। ये चीज बॉइलिंग पॉइंट के लिए डिफाइन की गई। यानी इन तीनों बर्तनों की अगर मैं बात करूं तो ये वो बर्तन है जिसका एंट्रोपी चेंज सबसे, एंट्रोपी की बात नहीं कर रहा, एंट्रोपी चेंज सबसे कम है, और एंट्रोपी चेंज के कम होने से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम बॉइलिंग टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। यानी आप थर्मोडायनेमिकली भी इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे जैसे चीनी गिरती जाएगी वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता चला जा रहा है। इसके 3 एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। एक थ्योरेटिकली बोल सकते हैं कि जैसे जैसे चीनी गिरती जाती है मेरा वेपर प्रेशर कम आ जाता है और 1 atm तक जाने में मुझे ज्यादा वक्त लगता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट मेरा एलिवेट कर जाता है। दूसरा, आप ग्राफिकली इस बात को समझा सकते हैं कि जैसे जैसे चीनी गिरती जाती है 1 atm तक पहुंचना, वो ग्राफ वाला मेथड हमें दूर नजर आता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और एलिवेशन ही हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बन जाता है। तीसरा एक्सप्लेनेशन आप थर्मोडायनेमिकली समझा सकते हैं कि जैसे जैसे चीनी गिरती जाती है वैसे वैसे एंट्रोपी सॉल्यूशन फेज की बढ़ती जाती है, लेकिन चेंज इन एंट्रोपी कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से बॉइलिंग टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जाता है। दैट मींस ऑन इंक्रीजिंग द सॉल्यूट पार्टिकल्स द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, सो दिस इज आवर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर इसका न्यूमेरिकल्स बनते हैं? और बहुत सारे इसी पे तो बनते हैं। तुमने कोई भी लिक्विड का सवाल उठा के देखा होगा, उसमें देखा होगा एलिवेशन डेल्टा 0.32 दे रखा है, क्या कुछ दे रखा है, वो तुम्हें अब कर पाओगे तुम कुछ, बहुत सारे सवाल। हाँ, एस वेपर लिया है, हाँ, ये उस टेम्परेचर पे जब वेपर प्रेशर अटेन हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम में आ गया, वेपर का टेम्परेचर फिक्स है। हाँ, वेपर का टेम्परेचर, इसलिए उसकी एंट्रोपी फिक्स है। लेकिन सर वेपर प्रेशर में डिफरेंस आया तो वहां पे प्रेशर, उसमें अमाउंट में डिफरेंस नहीं आ गया? अमाउंट से फर्क नहीं पड़ेगा, वेपर्स की तो एंट्रोपी भाई गैसियस फेज है, आइडियल सिस्टम मान लेते हैं, तो ऐसे में तो वेपर्स की एंट्रोपी तो तीनों केसेस में, हाँ वेपर में अगर कोई और चीज होती तो फर्क पड़ सकता। तो तीनों लोग अगर पानी ही है और तीनों लोगों में पानी उड़कर भाप बन रही है, तो भाप यहां भी बनी, भाप यहां भी बनी, भाप यहां भी बनी, तो तीनों जगहों पर अगर भाप ही है तो ये अज्यूम कर लेते हैं भाई तीनों चीजें एक ही चीज है, तो एंट्रोपी ऑलमोस्ट वेपर फेज की तीनों जगहों पर बराबर हो। तो क्योंकि एंट्रोपी में सॉल्वेंट इन्वॉल्व है सिर्फ, इसलिए सॉल्वेंट का जो वेपर फेज है उसके एंट्रोपी को मैंने फिक्स कर दिया। ओके सर, ठीक। भाई सब लोग को ये, हाँ सर अगर एक सॉल्यूशन में पानी हो और एक सॉल्यूशन में पानी नहीं हो, इथेनॉल हो या और कुछ हो, तो एक और भी फैक्टर आ जाएगा ना, सिर्फ टेम्परेचर? हाँ, मतलब उसमें फिर वही वाली बात आती है, वो डिपेंड करता है कि आपने सॉल्वेंट क्या लिया है, जो भी सॉल्वेंट होगा वो डिसाइड करे। मतलब उस टाइम आप ये नहीं कह सकते कि मेरा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं प्योर सॉल्वेंट, और उसी सॉल्वेंट में जब चीनी बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट क्यों करता है, हम तो सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। दो अलग अलग अगर सॉल्यूशंस बनाए जाएं, अलग अलग सॉल्वेंट्स के सॉल्यूशंस बनाए जाएं, तो उस केस में तो वो अलग अलग कुछ भी हो सकता है, किसी का भी ज्यादा हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट, किसी का भी कम हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट। वो अभी हम लिख भी देते हैं बॉइलिंग पॉइंट किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां तक समझ में आ गया सबको? तो सॉल्वेंट चेंज कर दे तो वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी बीच में हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें पिक्चर में आएंगी, हम अभी लिख देते हैं डेल्टा टीबी किसके ऊपर। यहां तक समझ में आ गया? ये तीसरा फैक्टर था, दिस इज मेथड नंबर 2, इसमें अलग से मेंशन, उस केस में वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं रहेगा ना। हाँ, मेथड नंबर 2 बोर्ड में आया तो वो एनसीईआरटी वाली, बिल्कुल एनसीईआरटी वाला वो ग्राफ बना देना, ज्यादा से ज्यादा वो ग्राफ बना देना, ये तो बिल्कुल मत लिखना, नंबर ही नहीं मिलेंगे, वो आगे पीछे से भी नंबर काट लेगा अगर तुमने ये लिख दिया तो ये तो उसके समझ में नहीं आएगा। इसलिए तुम इसको, तुम्हारे आपस की बात है, जेई लेवल पर वो इस तरह के ऑब्जेक्टिव बना सकता है। मैंने एक आध अच्छी किताबों में इस तरह का डायग्राम बना देखा है सवाल के तौर पे,
तो जिन लोगों ने ये थियरी में पढ़ा होता है उनको सवाल समझ में आ जाता है, वरना वो यही सोचते रह जाते हैं ये साला दो लाइनें बना क्या रखी है, हमें समझ में नहीं आ रहा इनका करना क्या है। जो समझदार है वो समझ जाते हैं ये लाइनें वाइनें कुछ नहीं है, ये एंट्रोपीज की वो दे रखी है कुछ रेंजेस, और एंट्रोपीज के रेंजेस को देखकर मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि मेरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है या घट रहा है वगैरह वगैरह। मतलब ऐसे भी तो सवाल बन सकता है कि डेल्टा S3 सबसे छोटा है, या कुछ भी करके पता नहीं क्या पूछेगा आपकी, कौन सा सोल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, कौन सा सोल्यूशन कम कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर वो कहता है कि इन तीनों केसेस में डेल्टा S3 की वैल्यू सबसे छोटी है, बताइए कौन सा सोल्यूशन सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड। तो जो समझदार है समझता है डेल्टा S3 अगर छोटा है तो ये सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, क्योंकि यहां चीनी सबसे ज्यादा घुली गई है। बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। तो कुछ इस तरह से लिंक कर सकता है बातों को, तो थोड़ा सा कुछ भी करके सवाल बनाया जा सकता है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, अब अगर मान लीजिए मुझे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कैलकुलेट ही करना है, तो ये कैलकुलेट कैसे किया जाएगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कैलकुलेट करने के लिए अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो किताबों में इसका एक इक्वेशन बनाया गया है, हम बिना दिमाग लगाए उस इक्वेशन को याद कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दैट इज डेल्टा टीबी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चीनी के मॉलिक्यूल्स यानी मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। यानी डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। मोलालिटी में मोल्स ऑफ सोल्यूट तो आ ही जाएंगे, यानी सोल्यूट के मोल्स चेंज होंगे तो डेल्टा टीबी भी चेंज होगा। अगर आप इक्वालिटी का निशान लगाना चाहते हैं तो आज के लिए इस बात को लिख लेते हैं, दिस इज केबी इनटू एम, वेयर केबी is ebullioscopic constant. This is ebullioscopic constant. Depends only on the nature of solvent. यानी ये सिर्फ सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, इसका सल्यूट से कोई लेना देना नहीं। आप पानी के अंदर चीनी गिरा दीजिए, नमक गिरा दीजिए, आप खुद चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी का इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट फिक्स वैल्यू शो करता है, और ये इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट आपको सवालों में गिवन होता है। जो भी सॉल्वेंट दिया जाएगा उसका इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट आपको सवाल में गिवन होगा। जहां नहीं गिवन होगा वहां पर इसको निकालना पड़ सकता है, लेकिन इसको निकालने का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, mRTB स्क्वायर अपॉन डेल्टा H वेपराइजेशन इन 2000। ये केबी निकालने का तरीका है। अगर किसी सवाल में केबी नहीं गिवन होगा तो वो हीट ऑफ वेपराइजेशन और उस सोल्यूट का सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट देकर आप खुद भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर मैं सारी वैल्यूज पुट कर देता हूं। m इज द मॉलिक्यूलर वेट of solvent, TB is the boiling point of solvent, सब कुछ solvent का है, boiling point of solvent, delta HV, this is heat of vaporization of solvent, heat of vaporization of solvent, और बाकी R तो अपना आदमी है, तुम जानते हो, R हमारा वही गैस कांस्टेंट है, दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यानी आपको सवाल में डेल्टा एच गिवन होगा, आपको सवाल में टीबी गिवन होगा, आपको सवाल में मॉलिक्यूलर वेट गिवन होगा, आप सीधे पुट करके पहले केबी निकालिएगा, केबी को उठा के ऊपर पुट करिएगा, तब जाके आपको डेल्टा टीबी मिलेगा। ये लंबा सवाल हो जाएगा। अदरवाइज जो एक ऑब्जेक्टिव लेवल की बात करें तो अब तक ज्यादातर सवालों में, बल्कि ऑलमोस्ट सारे सवालों में केबी हमें गिवन होता है। आप सिर्फ मोलालिटी के बारे में कुछ कुछ ड्रामेबाजी करके मल्टीप्लाई करके डेल्टा टीबी निकाल लेते हैं, झंझट ही खत्म। इसमें एक चीज और आने वाली है, वो आज नहीं आएगी, वो शायद कल आएगी। वो आएगी जब ये सल्यूट अंदर जाके टूटने लगते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर। यानी जब ये डिसोसिएट करने लगे, जब ये एसोसिएट करने लगे, तब क्या फर्क पड़ेगा, हम उस बारे में बात करेंगे। अभी के लिए क्या कर रहे हैं, आपने सल्यूट लिया, सल्यूट को आपने पानी के अंदर डाला, सॉल्वेंट के अंदर, आपसे पूछा जा रहा है बताइए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो आपने सीधे फॉर्मूला लगाया, आंसर बाहर, कुछ नहीं। और तुम समझ लोगे इसमें दुनिया भर के न्यूमेरिकल कितनी बार तो आईआईटी में पूछे जा चुके हैं, और कोई भी किताब लगाओगे उसमें यही भरा पड़ा है। अभी इसके ऊपर एक सवाल देख लेते हैं। सर एम क्या है सर, इसमें एम क्या था? कौन सा, ये छोटा वाला है बड़ा वाला? छोटा वाला, छोटा वाला। अबे मोलालिटी। अच्छा, मोलालिटी, ये भी वही है। और मोलालिटी तो सब लोग जानते ही हैं, मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कह रहे हैं यहां तक? सर टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट। मतलब आप समझिए, ये सवाल मैंने या तो मुझे नीट के पेपर में याद आ रहा है या जेई मेंस का सवाल।
पानी और एक और सॉल्वेंट दिया गया था, पूछा गया था इन दोनों में से क्या चीज अलग होगी वगैरह वगैरह, ऐसा करके कुछ सवाल था। या क्या चीज कॉमन होगी कि एक बार पानी के अंदर नमक डाला जा रहा है, एक बार पानी के अंदर चीनी डाला जा रहा है, क्या चीज सेम होगी, क्या चीज अलग होगी। अगर सॉल्वेंट फिक्स हो गया तो एक चीज फिक्स हो गई, उसका इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, बात खत्म। आप नमक डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है। कितना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हो रहा है, कितना कम हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे एक चीज क्लियर है, दिस यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली सॉल्वेंट। इसमें कौन गया, इससे कोई लेना देना। समझ गए बात? ATP boiling point of pure solvent है। प्योर सॉल्वेंट। आगे बढ़े। यस सर। आप जरा एक सवाल कर लेते हैं इसी के ऊपर। अब तो बहुत सारे सवाल होंगे, तुम्हें दे भी दूंगा मैं, तुम एक बार करके देखना जरा। अच्छा सवाल है, मतलब बहुत आसान से नहीं लाया हूं मैं कि वो देखते ही हो गए। थोड़ा सा ऐसे पढ़ने में, और सवाल में अच्छाई जानते हो किस वजह से आती? सवाल में अच्छाई आती है उसकी लंबाई से। बाकी तो अगर तुम्हें भाई, अगर लैंग्वेज से अगर एक ही सवाल, एक ही फॉर्मूले पे सवाल बनाने तो एक ही जैसा बनेगा। वो लैंग्वेज अब तो देखो थोड़ी सी तकलीफ होती देख के, क्या 4 लाइन का सवाल तो मुश्किल हो। लेकिन ठीक है, जो भी है। अब एक बार पढ़ो जरा और देखो जो तुमने पढ़ा है उससे तुम्हें सब बात समझ में आ रही कि नहीं है। यस सर। है ना? यानी ये एक सोल्यूशन है, हमें लगता है ये वाला। यस सर। इस सोल्यूशन का एलिवेशन ये है ना, ऐसे ही हो रहा है ना। ये एक सोल्यूशन है जिसका एलिवेशन 0.632 पे रखा है। ठीक, फिर आते हैं दूसरे सोल्यूशन पे। दूसरा है हमारा वो यहां कहीं बनाया जा रहा है, कुछ पता नहीं क्या कर रहा है। नहीं, दूसरा कुछ नहीं है, यही है। और कैलकुलेट द मोलर मास। ये तो आसान है यार, कर लो जल्दी, बताओ। आंसर तो हमें पता नहीं, खुद ही निकालना पड़ेगा। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सर। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कहीं कोई ड्रामेबाजी नहीं है। इसमें क्या करना है, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट है, 1 ग्राम सल्यूट है, सीधे फॉर्मूला लगाते हैं, खेल खत्म हो गया। इसमें इसका क्या यूज हो रहा है यार ये बहुत झंझट है। इसका क्या यूज हो रहा है भाई? सर डेंसिटी यूज करेंगे मास निकालने के लिए। हाँ, डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा, मास। बिल्कुल सही है। कर लोगे ये सब लोग? यस सर। सर इसमें टेम्परेचर जो है वो केल्विन होगा? नहीं, ये तो रेज है ना, रेज। ओहो, रेज इज केल्विन और डिग्री सेम। डेल्टा टेम्परेचर है। डेल्टा है ना, तो डेल्टा चाहे केल्विन का ले लो चाहे डिग्री का ले लो, सेम। ओके सर। हाँ, समझ लो ना। अगर मैं कहूं कि 5 डिग्री का टेम्परेचर चेंज हो गया, तो 5 डिग्री का बोलो चाहे 5 केल्विन का बोलो, बात तो एक ही है ना। डिग्री चेंज और चेंज इज ऑलवेज फिक्स। नहीं समझे? समझ गया। समझिए ना। तो ये दिस इज रेज इन टेम्परेचर। ये रेज इन टेम्परेचर है एंड द रेज इन टेम्परेचर इज 0.632 डिग्री केल्विन। कुछ लेना है तो यानी आपको डेल्टा टी की जगह तो ये रखना है, और के भी आपको सवाल में दे रखा है, और मोलालिटी में कुछ ड्रामे कर दीजिएगा, मस्त आपका सॉल्व हो जाएगा। यार ये साइड वो चल नहीं रही है, पता नहीं क्या, तो मैं वरना लिख के दिखा देता, ये पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। अब आएगा। हाँ, ये मैं कह रहा हूं कि ये जो हमारा डेल्टा सर 94 आंसर आ रहा है। यार आंसर का आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत आसान है, अपने आप कर लो। ये कर लोगे ना? यस सर, हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल आसान है एकदम। एक और करते हैं इसी की तरह। ये वाला कर लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ये बताओ, यार इस पे लिख नहीं पा रहा हूं, एक सेकंड रुकना यार। सोल्यूशन, ये अच्छा सवाल लग रहा है, देखो जरा। और के भी निकाल के इक्वेट कर लेंगे। हाँ, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है, सेम लग रहा है।
प्रिया अभी कुछ पता नहीं है बेटा, अभी देखते हैं। तो सोल्यूशन 0.52 ग्राम, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज में समझ रहे हो, वो इन ऑन ऑफ ये सब कुछ कम ज्यादा होगा, तो थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं। एक सोल्यूशन है जिसके अंदर सल्यूट दे रखा है 0.52 ग्राम, यानी ये हमारा 0.52 है CCl4 सॉल्वेंट के अंदर, और उससे जो एलिवेशन आ रहा है वो हमारा एलिवेशन सवाल में दे रखा है। ठीक, अब वो ये कह रहा है कि अब सॉल्वेंट फिर से CCl4 ही है, लेकिन अब जो सल्यूट है वो 0.62 है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता। तो मुझे लग रहा है सही कह रहा है एक बंदा कि आप जो है सर केबी को इक्वेट कर दीजिए ना, नहीं समझे भाई? जब हमारा सॉल्वेंट दोनों सूरतों में CCl4 है तो इसमें दिमाग क्या लगाना है सर, यहां भी सॉल्वेंट CCl4 है, यहां भी CCl4 है, तो यहां पर जो केबी की वैल्यू आएगी और जो इसके अंदर से जो केबी की वैल्यू आएगी वो तो सेम ही होनी चाहिए, बिकॉज केबी तो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये हुआ सर मैं दोनों जगहों पर एक काम करता हूं, केबी को इक्वेट कर देता हूं। तो दोनों जगहों पर अगर आप केबी को इक्वेट करेंगे तो जो केबी होगा वो होगा डेल्टा टीबी अपॉन मोलालिटी। नाउ पहले वाला जो केबी होगा वो होगा डेल्टा टीबी, कितना दे रखा है 0.402, तो 0.402 अपॉन मोलालिटी कितनी होगी, मोलालिटी होगी मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये C10H8 का कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट 128। कितना गंदा डेटा है बताइए। यस सर, ये सब बकवास बाजी है यार। 0.52 अपॉन 128 ये आ गए मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? सर वेट ऑफ सॉल्वेंट कट जाएगा। अच्छा, तो ये सेम अमाउंट, ठीक है, तो ये आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। 1000 सब बाद में लगा देंगे, इधर आ गया। फिर बाद में कितनी आ रही है 0.65 अपॉन, अब आपका कितना वेट लिया गया है 0.62, बहुत ही गंदा सवाल है, अपॉन x, और वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका अब भी m लिया जाएगा। इसको सॉल्व करके इससे x निकाला जाएगा। बताओ सब लोगों को समझ में आ रहा है? Yes. ये हमारा केबी आएगा। बस थोड़ा ध्यान से सॉल्व कर लेना एक बार, ये भी केबी आएगा, दोनों जगहों से केबी को इक्वेट कर दिया जाएगा, मस्त आपका आंसर है। सर एक्चुअली पेपर में इतनी गंदी कैलकुलेशन आती हैं? बिल्कुल आती हैं, मतलब इसलिए मैं हर बार बच्चों को यही बोलता हूं कि कभी भी कैलकुलेटर का सहारा मत लो। कैलकुलेटर का सहारा तब लेना जब तुमने इस कैलकुलेशन को किया और आंसर नहीं आ रहा, तो एक बार सोच सकते हो। अदरवाइज पहला जो चांस होगा ना वो तुम्हारा अपना चांस होना चाहिए, कैलकुलेटर का नहीं। क्योंकि टेस्ट में भी सर पता नहीं किस किस का क्यूब करवा रहे थे वो लोग। बिल्कुल होता है, मतलब एडवांस में ना इंटीजर में साइड की लेंथ है 3.596। बिल्कुल इसका क्यूब करना था सर, उसका क्यूब करना था, डेंसिटी निकालनी थी, और वो भी इंटीजर टाइप था। अब ये बहुत गड़बड़ है। नहीं ये तो बहुत गड़बड़, मतलब इवन आंसर IIT का मुझे याद आ रहा है, इवन आंसर 1.73 और 1.732 से भी बदल जाता है। √3 की जो वैल्यू है अगर 1.73 रखते हैं और 1.732 रखते हैं, उससे भी IIT का आंसर बदल जाता है, नंबर कट जाता है। तो मतलब सोचो वो अब बहुत इंटीजर में तो अप्रोक्सीमेशन इंटीजर में तो अप्रोक्सीमेशन लेना बहुत ही बड़ी बेवकूफी। मतलब अगर समझ लीजिए वो कहीं 0.5 से दाएं बाएं हो गया तो आपका उधर वाला इंटीजर आ जाएगा, कभी उधर वाला इंटीजर आ जाएगा, मुसीबत हो जाएगी। इसलिए और इसमें इसका कोई इलाज नहीं, इसका कोई इलाज नहीं। लेकिन यार ये सब अब दिमाग में मत रखना कि इस तरह के सवाल लास्ट में करने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी तरह के तो करने हैं ना, मतलब सब कुछ लास्ट में करोगे तो शुरू में क्या करोगे? मतलब बात सुनो, ये सब तो वो सवाल है ना जिसको देख के क्या लगेगा, अरे यार एलिवेशन का सवाल आया, ये तो कर लेते हैं। अब ये थोड़ा ना यार एलिवेशन का सवाल आया लेकिन इसमें कैलकुलेशन दिखती बाद में करेंगे। फिर अगला सवाल आया वो रियल गैसेस के ऊपर वैन डर वाल इक्वेशन, अरे यार उसमें तो यार गंदी सी इक्वेशन ए भी पता नहीं क्या क्या, उसको भी बाद में करेंगे। अरे भाई जब सब कुछ बाद में करोगे तो शुरू में क्या करोगे? इसलिए ये तो वो सवाल है जिसमें करना है। अच्छा, आप करना शुरू में ही क्यों, कैसे है, उसके लिए हिम्मत आनी चाहिए, और हिम्मत तभी आती है जब इस तरह की गंदी कैलकुलेशन पहले से आदमी प्रैक्टिस करके गया हो। यानी उस बंदे को तो ये सवाल देख के ऐसा लगना चाहिए अरे वाह मर गए आधे लोग, मैं समझ रहा हूं, उसको ये खुशी होनी चाहिए आधे लोग मर गए इसको देख के, क्योंकि हमने तो आदत बना रखी है अपनी। हम तो यही चाह रहे थे कि वो इस तरह की गंदगी दे दे, क्योंकि हमने तो प्रैक्टिस ही इस चीज की है। हम देखते खुश हो जाएंगे यार आधे बच्चे तो खत्म हो गए, आधे खत्म हो जाएंगे, चलो अब कंपटीशन कम हो जाएगा। यानी इस तरह के सवाल तो पेपर में आने भी चाहिए ताकि उन लोगों ने जिन्होंने कैलकुलेशन पर मेहनत की है उनको सुकून मिले। इसलिए भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल हिम्मत से काम लेना। ये जो तुम्हारे शुरू के 2-3 चैप्टर हैं 12th के, इसमें यही बदतमीजी है, इनमें कैलकुलेशन काफी ज्यादा, इसलिए बिल्कुल हिम्मत मत हारना। ये पूछे जाते हैं और तुम देख लो, मुझे लगता है मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है, मुझे लगता है इसमें केबी क्या लिक्विड सोल्यूशन है, वो तो एक फॉर्मूला आ गया बस, बाकी सारी कहानी तो मोलालिटी की है, वो उसी में, और ये तो मोल कॉन्सेप्ट में होता ही था यार दुनिया भर की गंदगी। वैसे अगर मैं सवाल बनाने वाला होता तो मैं यहाँ 52 की जगह वो 28 के हिसाब से 56-56 ले लेता, 0.56 ले लेता, जो भी तुम बता रहे थे, मतलब कुछ कटने पटाने वाली कुछ बातें कर लेते, वो ठीक रहता।
क्योंकि आप वो कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर लगता है है देखने वो अच्छा लगता है। लेकिन अब आईआईटी वाला ये भी तो समझता है ना कि भाई पेपर को टफ बना नहीं सकते, पेपर को एनसीईआरटी लेवल पे ही रखना है, बहुत गंदे सवाल सिलेबस के बाहर जा नहीं सकते, तो परेशान कैसे करूं? परेशान करने का एक तरीका निकाल लिया, कैलकुलेशन में गिरा देंगे। क्योंकि ये किसी ने नहीं बोला कि आप गुणा भाग नहीं पूछ सकते, गुणा भाग तो मैं कैसा भी पूछ लूंगा, उसने आधे बच्चों को इस कैलकुलेशन से गिरा। तो इसलिए कैलकुलेशन हमारी फास्ट भी होनी चाहिए और कैलकुलेशन हमारी एक्यूरेट भी होनी चाहिए। अगर ये चीज सिर्फ हैबिट की बात होती है। ये बिल्कुल मत कहो कि सर मुझे गुणा भाग आता है, एग्जाम में जब आएगा तो कर लूंगा। ये बिल्कुल बेकार की बातें मत करो, क्योंकि गलती तुमने भी बहुत की है और गलतियां होती किस वजह से हैं? वो इसी वजह से क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में नहीं होती। इसलिए एक हैबिट बना के चलो कि कैलकुलेशंस हमें करनी है और हम करते रहते हैं। समझ रहे हो ना? तो अब जैसे ये भी है तो अब है, करना है तो करना है, कर लेंगे, इसमें ऐसा क्या सोचना है, आती है हम कर लेंगे। सर इंटीजर टाइप में तो नेगेटिव मार्किंग के भी चांसेस है सर। माइक सर आवाज नहीं आ रही। अब बताओ भाई, ये वाली बात समझ में आ गई सबके? तो अब इस तरह के एक आध सवाल और होंगे, उनकी भी तुम प्रैक्टिस करना। अब हम नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं। हमारे पास इस तरह के एक दो सवाल और हमने डाल रखे हैं इसके अंदर, उसको बाकी तो तुम्हें मॉड्यूल में खूब सारे मिल जाएंगे। ये इसके अलावा ये एक आध सवाल और है, इनकी प्रैक्टिस करना, सब एक जैसे सवाल। हम नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं और वो ये, एंड दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमारी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी अब तक आप क्या कह रहे थे कि जैसे जैसे चीनी गिरेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करेगा, सो दैट एलिवेशन इज अ कॉलिगेटिव, बिकॉज एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चीनी। बात समझ रहे हो? लेकिन अब वो कह रहा भाई नहीं नहीं, ये चीनी भी नहीं छोड़िए, अब तो हम नई बात कर रहे हैं। नई बात है वो ये है कि नई बात ये है कि अब आपको फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करनी। तो मैंने कहा भाई ये बताइए, बॉइलिंग के बारे में आपने बताया था कि जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती। फ्रीजिंग कब होती? एक लिक्विड फ्रीज कब करता है? लिक्विड फ्रीज तब करता है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर और उसके सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सेम हो जाए। समझो, यानी फ्रीजिंग तब स्टार्ट होती है जब लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम बनाते हैं, और लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम जिस पॉइंट पर बनाते हैं वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर लिक्विड का और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम होता है। यानी ये हमें बिल्कुल याद रखना है। पहली बात क्या याद रखनी है? पहली बात, बॉइलिंग तब होती है जब वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। फ्रीजिंग कब होती है? जब व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड फेज इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड फेज। तुम कहोगे सर सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है? तुमने देखा नहीं, भाप उड़ती है, भाप में से भाप से वो क्या है, बर्फ में से भाप निकलती है। बर्फ का भी अपना वेपर प्रेशर होता है। यानी जिस टेम्परेचर पर बर्फ का वेपर प्रेशर पानी के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए वो पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। और उस पॉइंट पर बर्फ का पहला क्रिस्टल बनना स्टार्ट कर देता। पहला क्रिस्टल, यानी जिस पॉइंट पर बर्फ जमना शुरू होती है या पानी जमना स्टार्ट करता है, पानी में बर्फ का पहला क्रिस्टल जब बाहर निकल के आता है वो पॉइंट मेरा फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और फ्रीजिंग पॉइंट तब आता है जब लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम होता है। मैं तुम्हें अभी ग्राफिकली और थर्मोडायनेमिकली इस बात को एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। सब लोग पहले इस बात को याद कर लेंगे, when the vapor pressure of the liquid phase and the vapor pressure of the solid phase is similar, at that temperature that temperature is known as freezing point of the liquid. अब आप इसको ग्राफिकली जरा समझ के देखिएगा। ग्राफिकली कैसे समझेंगे? इसको हटा दे भाई। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ नहीं जाएगा? क्या बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ नहीं जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। मैं अभी दिखाता हूं तुम्हें, फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। ये हटा दे। हाँ सर। ठीक, अब देखिए जरा, अब आते हैं इस बात पर कि ये फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज क्यों आ रहा है। फिर इस बार एक काम करते हैं, आप इसको मेथड 1 से समझ के देख लेते हैं, ग्राफिकल मेथड से समझ लेते हैं। ये हमने ग्राफ बना लिया जिसमें ये हमारा वेपर प्रेशर है और ये हमारा टेम्परेचर। चलिए ठीक है, ये वेपर प्रेशर हो गया और ये आपका टेम्परेचर हो गया। अच्छा, ये तो सब लोग मानते हैं कि इस बार आप ठंडे करने की बात कर रहे हैं, गर्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। भाई आप फ्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब टेम्परेचर पहले ज्यादा था, आप टेम्परेचर कम हो रहा होगा।
भाई सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक, अच्छा अब मान लेते हैं हमारे पास पानी है भाई, प्योर पानी है, हम अभी हमने तो चीनी डाली नहीं, प्योर पानी, ठीक है। प्योर पानी का किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर तगड़ा तगड़ा मतलब ज्यादा, जब आप उसे ठंडा करेंगे तो वेपर प्रेशर कम होने लगेगा, यानी इस बार कर्व ऐसे नीचे आ रहा है। बताओ समझ रहे हो बात? ठीक, तो अच्छा अब ये बताओ, जब जमेगा पानी तो कौन जमेगा? पानी। बनेगा क्या? बर्फ, यानी जो सॉलिड फेज है वो आइस है। क्लियर है? यस सर। अच्छा अब आप इसके अंदर एक चम्मच चीनी डाल दीजिए। अब आप ये बताइए, जब आप चीनी डालेंगे तो वेपर प्रेशर आपका डिप कर जाएगा, लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन जमता कौन है? सर जमेगी तो बर्फ, चीनी थोड़ी ना जम जाएगी। सर समझिए बात को, जब आप सोल्यूशन को जमाते हैं तो बर्फ जमती है, चीनी नहीं जम, ऐसा थोड़ा होता है चीनी अलग निकल आई बाहर। यानी आप जब भी सॉलिड फेज में कन्वर्ट करेंगे वो हमेशा बर्फ बनेगी। यानी हर केस में, चाहे आप प्योर सॉल्वेंट ले लें, चाहे आप 1 चम्मच चीनी डाल दें, चाहे आप 2 चम्मच चीनी डाल दें, सॉलिड फेज विल बी आइस ओनली एंड द वेपर प्रेशर ऑफ आइस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर विल बी फिक्स। सब लोग समझने की कोशिश करना, वहां पर वेपर फेज हमारा फिक्स था, यानी हमारा प्रोडक्ट साइड फिक्स था, दैट वाज वेपर। नाउ दिस टाइम द प्रोडक्ट साइड इज आइस व्हिच इज फिक्स। चाहे मैं जमूं, चाहे चीनी का सोल्यूशन जमे, चाहे 2 चम्मच चीनी का सोल्यूशन जमे, जमने वाला आदमी हमेशा पानी होगा, चीनी नहीं। चीनी कभी नहीं जमेगी, वो तो चीनी उसी सॉल्वेंट के अंदर ट्रैप हो सकती है, लेकिन जम थोड़ी ना जाएगी। जमने वाला आदमी हमेशा कौन होगा? बर्फ। बताओ ये बात समझ में आई सबके? तो सर वो चीनी कब चली जाएगी? सर चीनी उसी बर्फ में फंसती रहेगी। समझो बात को, जैसे आइसक्रीम खाते हैं तो ऐसा तो, हाँ तो ऐसा थोड़ा ना होता कि भाई वो आपने जमाया तो चीनी के क्रिस्टल फिर से बाहर निकल आए, ऐसा तो होता नहीं। चीनी तो जमती नहीं, चीनी के मॉलिक्यूल्स तो वो डिसोसिएट कर गए, बस हो गया, बात खत्म, डिसॉल्व कर गए। अब आप जमाएंगे तो बर्फ जमती जाएगी, बस उसी के अंदर चीनी थोड़ी थोड़ी ट्रैप हो जाएगी। समझ रहे हो? तो यानी अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि चाहे आप प्योर पानी ले लें, चाहे आप 1 चम्मच चीनी डाल दें, चाहे 2 चम्मच चीनी डाल दें, जमने वाला आदमी बर्फ होगा। यानी सॉलिड फेज का जो वेपर प्रेशर है या सॉलिड फेज वो आपका हमेशा फिक्स होगा एंड दैट इज आइस। इससे देखो क्या पता चल रहा है, अगर मैं प्योर वाटर हूं तो मेरा वेपर प्रेशर शुरू में मान लीजिए ये, जैसे जैसे मैं ठंडा होता जाऊंगा मेरा वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। चलिए ठीक है, आप ठंडे होते जा रहे हैं, आपका वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, यानी जैसे जैसे आप ठंडे होते जा रहे हैं आपका वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका वेपर प्रेशर और आपकी बर्फ का, यानी आपके सॉलिड फेज का जो वेपर प्रेशर है वो सेम हो। यानी दिस इज माय प्योर सॉल्वेंट and this is my barf, that is solid phase, and this is the temperature where solid phase ka vapor pressure and the liquid phase ka vapor pressure is same, so this is the freezing point. यहां तक ठीक है? TF। अब आप ये बताइए, जब इसके अंदर 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो क्या होगा? जब आप इसके अंदर 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो जिस टेम्परेचर पर आपका वेपर प्रेशर ये हुआ करता था उसी टेम्परेचर पर आपका वेपर प्रेशर कम होगा। क्लियर है? यानी अब आपका वेपर प्रेशर यहां होगा। अब आप इसको फिर से ठंडा करिए, लेकिन ये बताइए ठंडा करने के बाद जब आप जमेंगे तो जमेगा कौन? सर बर्फ। इसका मतलब ये हुआ सॉलिड फेज की लाइन हमेशा फिक्स होगी सर, ये नहीं बदलेगी, लिक्विड फेज की लाइन बदलती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ जब आप इसको ठंडा करना शुरू करेंगे सर वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, इस बार यहां जाके मिलेगा सॉलिड फेज को। क्लियर है ये? और जब ये सॉलिड फेज को यहां जाके मिलेगा तो ये टेम्परेचर पीछे खिसक चुका है, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। दिस इज TF डैश। क्लियर है? अब अगर दिस इज वो सोल्यूशन जिसके अंदर 1 चम्मच चीनी पड़ी, अब आप इसके अंदर अगर 1 चम्मच चीनी और डाल देंगे तो सर सीन ये बनेगा, और इस सीन को देखिए आप और आगे जाके सॉलिड को कट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे चीनी गिरती जा रही है, दिस इज माय सोल्यूशन नंबर 2, यानी जैसे जैसे चीनी गिरती जा रही है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेस, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करता जा रहा है, ये फ्रीजिंग पॉइंट कम होता चला जा रहा है। अब जरा समझना, चीनी बढ़ रही है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, तो क्या फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज चीनी के बढ़ने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। दिस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट द डिप्रेशन इज इंक्रीजिंग। समझो, यानी मेरे कहने का मतलब है जैसे जैसे चीनी गिर रही है वैसे वैसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप करता चला जा रहा है। चीनी बढ़ी, फ्रीजिंग पॉइंट घटा, दे आर नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये आपस में कोई रिश्ता नहीं रखते। लेकिन चीनी के बढ़ने से फ्रीजिंग पॉइंट गिरा, लेकिन ये डिप्रेशन बढ़ा। बात समझ लो, 1 चम्मच चीनी का डिप्रेशन ये, 2 चम्मच चीनी का डिप्रेशन और बढ़ा, 3 चम्मच चीनी का डिप्रेशन और बढ़ा, 4 चम्मच चीनी का डिप्रेशन और बढ़ा। यानी जैसे जैसे चीनी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। सो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सब लोग बात समझ पाए मेरी? ये चीज समझ नहीं आई है, मैं बता रहा हूं। TF होगा पहला, वो 0 डिग्री सेल्सियस में, अगर हाँ ये तो 0 डिग्री हो गया, मान लीजिए 0 डिग्री हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, -4 हो गया। समझ लो बात को? ये सर मतलब तो यानी पानी में 1 चम्मच चीनी है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस में नहीं जमेगा पानी। ना पानी में अगर 1 चम्मच चीनी है तो -1 पे जमेगा। -1 मतलब 0 से कम पे जमेगा, समझो।
सर ये तो कई बार हमने ऑब्जर्व भी किया है, जैसे कई बार कोई भी हम ड्रिंक या फिर कोल्ड ड्रिंक को जमाएं तो जमती नहीं है फ्रिज में, बहुत देर में जमती है। और उसका रीजन यही है कि अगर उस सोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं तो उस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अब नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट से या वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो चुका है। आप अपने फ्रीजर को उस बिल्कुल सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वही होंगी जो डायरेक्ट रिश्ता रखेंगी, जो चीनी के बढ़ने से बढ़ेंगे, बात खत्म हो गई। एंड द डिप्रेशन मतलब डायरेक्ट एकदम, ये नहीं कि हम बढ़े तुम घट रहे, ना ना ना, हम बढ़े आप बढ़े, हम घटे आप घटे, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दे आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग द चीनी दीज प्रॉपर्टीज आर इंक्रीजिंग, सो दे आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी ये जो सर जो हमने कर्व जो सॉलिड का कर्व बनाया था वो किस चीज का कर्व है? वो बर्फ का सॉलिड, जैसे मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट हमारा पानी, तो पानी का वेपर प्रेशर ये चल रहा है और ये अलग से बर्फ का वेपर प्रेशर बना दिया मैंने, बर्फ के वेपर प्रेशर की लाइन बना दी। जिस पॉइंट पर पानी का और बर्फ का वेपर प्रेशर सेम होगा, ये वो वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर जो भी टेम्परेचर है दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जब आप चीनी डालेंगे तो जमने वाला आदमी तो हमेशा बर्फ होगा, यानी सॉलिड की लाइन तो कभी चेंज नहीं होगी, सॉलिड तो बर्फ ही रहेगी। लेकिन चीनी के डालने से सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो अब ठंडे होते 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 ये सॉलिड फेज को कहां मीट कर रहा है, यहां पर, और अब जो आपका टेम्परेचर वो कम हो गया पहले से, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर रहा है। यानी जैसे जैसे चीनी गिरती जा रही है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करता जा रहा है, चीनी बढ़ रही है डिप्रेशन बढ़ रहा है, चीनी घट रही है डिप्रेशन घट रहा है। सो दिस डिप्रेशन इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बात पर। ये तो हमारा ग्राफिकल मेथड था, मेरे ख्याल से अब तुम में से कुछ लोग खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हैं थर्मोडायनेमिकली। अकल लगाते हैं थर्मोडायनेमिकली इस बात को कैसे एक्सप्लेन किया जाए कि हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला सीन क्या है, थर्मोडायनेमिकली इस बात को कैसे एक्सप्लेन करें। चलिए करके देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमारी बात हुई थी। यानी अगर हम मेथड 2 की बात करें, कैसे एक्सप्लेन किया जाए भाई? अब ये बताओ, जमता तो हमेशा बर्फ है, जमता तो हमेशा सॉल्वेंट है, पानी की बात कर रहे हैं, तो जमता हमेशा पानी है, बर्फ बनेगा। तो चाहे चीनी डाल दो, चाहे 1 चम्मच चीनी डालो, चाहे 2 चम्मच चीनी डालो, जमने के बाद जो जमने वाला फेज है वो तो पानी का। इसका मतलब युवा सर जो प्रोडक्ट साइड है, पहले हमारा पानी है, जमने के बाद प्रोडक्ट बना बर्फ, ये हमारा सोल्यूशन है, जमने के बाद प्रोडक्ट बना बर्फ, ये हमारा दूसरा सोल्यूशन है, जमने के बाद प्रोडक्ट बना बर्फ। यानी इस बार जो प्रोडक्ट साइड है वो बर्फ है सर। जिस तरह से पहले वाले केस में आपने प्रोडक्ट साइड को वेपर बोला था, इस बार प्रोडक्ट साइड मेरी बर्फ है, और बर्फ का फ्रीजिंग, बर्फ का जो एंट्रोपी होगा सर वो तो पक्का कम होगा, क्योंकि बर्फ, समझ रहे बात को, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, हाँ सॉलिड है, तो बर्फ में मॉलिक्यूल्स के बीच में घूमने फिरने की जगह कम है, नहीं स्पेस तो ज्यादा है, बर्फ के अंदर स्पेस तो ज्यादा है, बर्फ की डेंसिटी कम होती है ना, तो बर्फ का वॉल्यूम ज्यादा होता है, लेकिन वो हिल नहीं रहे मॉलिक्यूल, बिकॉज वो एक एक पानी का मॉलिक्यूल 4 पानी के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड। बात समझ रहे हो? तो यानी बर्फ के लिए बोल क्या रहा हूं कि बर्फ जो है उसमें मॉलिक्यूल आपस में बंधे हुए हैं, एक ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस केज लाइक स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूलर इन मूवमेंट नेग्लिजिबल, और अगर मूवमेंट नेग्लिजिबल है तो एंट्रोपी के बारे में तो बात नहीं करूंगा मैं। यानी ये कंफर्म है कि बर्फ का साइज अब फैल गया, बर्फ फूल जाती है, बर्फ का वॉल्यूम ज्यादा होता है, वो सारी ड्रामेबाजी अलग है, लेकिन बर्फ की एंट्रोपी पानी की एंट्रोपी से कम होती है, क्योंकि बर्फ में मॉलिक्यूलर मूवमेंट वो नेग्लिजिबल माना जाता है ड्यू टू मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां तक समझ में आई बात? इसका मतलब ये हुआ कि अब बर्फ हमारा प्रोडक्ट साइड है जिसकी एंट्रोपी कम, ठीक। यानी इस बार मैं कुछ ये सीन बनाऊंगा जिसमें प्रोडक्ट साइड मेरा नीचे है क्योंकि उसकी एंट्रोपी कम, यानी मेरा प्रोडक्ट साइड ये है, एंड दिस इज द प्रोडक्ट एंट्रोपी ऑफ आइस। क्लियर है ये? अब आप बताइए प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं, प्योर सॉल्वेंट की एंट्रोपी ज्यादा होती है कम? ज्यादा, कम होगी। अच्छा, चीनी डालेंगे तो बढ़ जाएगी, यानी प्योर सॉल्वेंट की एंट्रोपी आपकी कम है। मान लीजिए दिस इज माय प्योर सॉल्वेंट, दिस इज एंट्रोपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो कि कम। अच्छा, 1 चम्मच चीनी डाली तो एंट्रोपी बढ़ गई, दिस इज एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन 1, और 1 चम्मच चीनी और डालने से एंट्रोपी और बढ़ गई, दिस इज एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन 2। अब आप ये बताइए डिफरेंस इन एंट्रोपी, यहां पर जो डिफरेंस निकल के आ रहा है ये प्रोडक्ट साइड है, दिस इज द एंट्रोपी चेंज दैट इज डेल्टा S1, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज एंट्रोपी चेंज डेल्टा S2, एंड दिस इज द एंट्रोपी चेंज दैट इज डेल्टा S3। साफ समझ में आता है इस बार डेल्टा S3 की वैल्यू बड़ी है डेल्टा S2 से, बड़ी है डेल्टा S1 से। बताओ समझे बात? देखो इस बार प्रोडक्ट साइड ही है, पहले क्या था, ये तीनों लाइनें ऐसी थी लेकिन वो प्रोडक्ट साइड ऊपर बना था वेपर,
तो उस केस में ये छोटा हो गया था, इस बार ये बड़ा हो गया। ठीक, अब अगर ये बड़ा हो गया तो कहानी सर से वैसे की वैसे ही आएगी। डेल्टा जी जो होगा वो फिर से वही इक्वेशन, डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, एंड फ्रीजिंग इज अगेन एन इक्विलिब्रियम फिनोमेना जिसमें डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी और टीएफ की वैल्यू डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एस डिसाइड करेगा। डेल्टा एस के ज्यादा होने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, यानी जिस जगह पर डेल्टा एस सबसे बड़ा है वहां फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, और डेल्टा एस सबसे बड़ा सोल्यूशन 2 के लिए है, इसलिए सबसे छोटा फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन 2 का होगा। फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा लेकिन डिप्रेशन सबसे ज्यादा होगा। बताओ समझे कि नहीं? यस सर। यानी फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन 2 का सबसे कम होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डिप्रेशन सबसे ज्यादा होगा क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ही हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी साफ समझ में आता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा जो होगा, अब इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से लिख लेना, ये वाली बात तो समझ में आ गई सबको, तो थोड़ा सा अपने हिसाब से लिख लेना। डेल्टा एस के लिए डेल्टा एस 3 सबसे छोटा है, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो सबसे छोटा, डेल्टा एस 3 सबसे बड़ा है तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा टीएफ वो सबसे छोटा देखने को मिलेगा थर्ड सोल्यूशन के लिए। यानी जैसे जैसे चीनी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करता जाएगा। सो दिस डिप्रेशन इज आवर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर हाँ सर, ये इक्विलिब्रियम पे गिब्स फ्री एनर्जी 0 होती है। हाँ, फ्री एनर्जी चेंज गिव्स फ्री एनर्जी नहीं, चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी 0 फॉर एनी इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी वैल्यू 0। डेल्टा जी नॉट नहीं, डेल्टा जी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इज नॉट 0 बट द फ्री एनर्जी चेंज दैट इज डेल्टा जी विच इज इक्वल टू 0। सो अगर डेल्टा जी की आप बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 होगा, उसकी वजह से टेम्परेचर की वैल्यू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस डिसाइड करेगा। डेल्टा एच हमारा फिक्स है क्योंकि हर सूरत में बर्फ ही जम रही है, इसलिए डेल्टा एच हमारा फिक्स है। जो भी डिसाइड करेगा टीएफ को वो डेल्टा एस डिसाइड करेगा। डेल्टा एच सबसे बड़ा तुम्हारे पास है इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट सबसे छोटा तुम्हारे पास होगा। सो दिस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट विल बी सबसे छोटा इन तीनों में, और फ्रीजिंग पॉइंट छोटा है लेकिन डिप्रेशन सबसे बड़ा है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट जितना छोटा होगा, समझ लो बात को, जैसे -3 डिग्री -4 डिग्री, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट तो कम बोला जा रहा है लेकिन डिप्रेशन बड़ा निकल के आ रहा है। इसमें बहुत ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलती हो जाती है। 2 अलग अलग सोल्यूशन दिए गए हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें बता दी गई हैं और तुमसे पूछा जा रहा है बताइए फ्रीजिंग पॉइंट कम कहां होगा, तो बच्चा सोचता है फ्रीजिंग पॉइंट कम मतलब डिप्रेशन की बात कर रहा है, डिप्रेशन कम करना। फ्रीजिंग पॉइंट कम का मतलब है डिप्रेशन बड़ा, तो जो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा उसका डिप्रेशन उतना ज्यादा और फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में होता है। तुम लोग ये वाली बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। बॉइलिंग में क्या, अब बॉइलिंग में क्या था सर, वो तो सब पॉजिटिव होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, एलिवेशन भी ज्यादा, समझ इधर फैल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, एलिवेशन भी ज्यादा। यहां सर माइनस में चला जाता मामला, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, -2 -3 -4, ये कम हो रहा है बढ़ रहा है? कम हो रहा है, लेकिन डिप्रेशन बढ़ रहा है, -3 -4 -8, डिप्रेशन इज इंक्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट इज डिक्रीजिंग। तो सवाल का ध्यान रखना कि वो फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है या डिप्रेशन पूछ रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट वहां ज्यादा होगा जहां डिप्रेशन कम होगा, और डिप्रेशन वहां कम होगा जहां सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। जहां चीनी कम वहां डिप्रेशन कम, जहां चीनी ज्यादा वहां डिप्रेशन ज्यादा। बताओ समझे बात? यस सर। और इसको, और जल्दबाजी में हमसे कई बार गलती हुई है, जल्दबाजी में गलती हो जाती है, इसलिए इसका बिल्कुल ध्यान रखना। जल्दबाजी में ऐसे हीरो बनते ना, डिप्रेशन निकालना एसी हो गया, बाद में चला भाई यार डिप्रेशन निकालना था, हमने तो फ्रीजिंग पॉइंट, ये गलती नहीं होनी चाहिए। हमारी गलती से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा धीरे से मुंह उड़ाया, गलत बता दिया, मास्टर ने गलत बता दिया, गलत बता दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे लिए गलत बता दिया मतलब समझ लो बाहर निकल गए, रेस से बाहर निकल गए, वो बड़ी बात। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें फर्क पड़ेगा, इसलिए तुम अलर्ट रहना इन बातों में। हमसे गलती अब भी हो जाएगी, हमें अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुमसे गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए बता रहे हैं। ये एक कॉमन सी गलती है जो जल्दबाजी में होती है, बाहर निकल के लगता है यार ये तो आता था यार, ध्यान ही नहीं दिया, ये नहीं होना चाहिए, है ना? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से करना। सर बस एक बार ये बता दीजिए कि जो S1 S2 जो एरोस बनाए ऊपर की तरफ, ये क्या है? ये तो गैप है, गैप डिफरेंस है। ये एरो क्या, ये तो ऐसे है, इनके बीच का डिफरेंस बताएं। फ्रीजिंग पॉइंट का वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये हमारा सोल्यूशन है जिसमें हमने 2 चम्मच चीनी डाली, उस सोल्यूशन की एंट्रोपी है। जब ये सोल्यूशन जम जाएगा तो बर्फ बनेगी, बर्फ की एंट्रोपी है जो कि फिक्स है हमेशा, बर्फ तो हमेशा एक ही जैसी बनेगी। तो यानी सोल्यूशन जब बर्फ में कन्वर्ट होगा तो एंट्रोपी में ये चेंज आएगा।
जब हमारा 1 चम्मच चीनी वाला सोल्यूशन बर्फ में कन्वर्ट होगा तो एंट्रोपी में ये चेंज आएगा, और जब प्योर सॉल्वेंट बर्फ में कन्वर्ट होगा तो एंट्रोपी में ये चेंज आएगा एट इक्विलिब्रियम। और जो एक सेकंड, जो आइस वाला की जो एंट्रोपी, वो प्योर आइस की एंट्रोपी की वो चीनी के साथ प्योर, उन्हें चीनी से कोई मतलब नहीं, जमना अब तो बर्फ को है, चीनी का तो कोई लेना देना ही नहीं है, बात समझो, चीनी का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसके अलावा हर बार पानी जम के बर्फ बनेगा, तो चाहे वो पानी चीनी के साथ पड़ा हो, चाहे वो 2 चम्मच चीनी के साथ पड़ा हो, जमना पानी को है, मॉलिक्यूल्स पानी के जुड़ेंगे, तो एंट्रोपी पानी की डिसाइड की गई है, उसमें चीनी से कोई लेना देना नहीं। यही चीज तो भाप में भी बोली थी ना मैंने, जब 1 चम्मच चीनी का सोल्यूशन उड़ता है तो बनता तो पानी है ना, 2 चम्मच चीनी का सोल्यूशन उड़ेगा तो भी पानी बनेगा, यानी भाप की एंट्रोपी फिक्स हो गई। आज जमने के बाद चाहे वो चीनी का सोल्यूशन जमे, चाहे प्योर पानी जमे, जमने के बाद उसको बर्फ बोला जाता है, और अगर जमने के बाद उसको बर्फ बोला जा रहा है तो बर्फ की एंट्रोपी मैंने तीनों केसेस में फिक्स कर। समझ गया ना बात? और बस फ्री एनर्जी मतलब उसके जो पार्टिकल्स है बर्फ के, वो मूव नहीं कर सकते इधर उधर। हाँ, नहीं समझा, फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? जी है फ्री एनर्जी मतलब तो जो बर्फ के जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर मूव नहीं कर सकते, इसलिए फ्री एनर्जी 0 है ना? नहीं, ये नहीं, ऐसे मत बोलो। फ्री एनर्जी चेंज जब इक्विलिब्रियम आता है तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइट्स की जो एनर्जी, फ्री एनर्जीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं, इसलिए चेंज इन फ्री एनर्जी 0 कंसीडर की जाती है एट इक्विलिब्रियम। मतलब प्रोडक्ट साइड की भी एक फ्री एनर्जी होती है, रिएक्टेंट साइड्स की भी एक फ्री एनर्जी होती है। जब ये दोनों फ्री एनर्जीज बराबर हो जाती हैं तो इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, यानी रिएक्शन हर बार ये कोशिश करती है कि वो उस तरफ चले जहां फ्री एनर्जी कम हो रही। मतलब अगर फ्री एनर्जी की मैं डेफिनेशन बताऊंगा तो शायद तुम्हें थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। इन सब बातों को अलग कर देते हैं, ऐसे थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं। फ्री एनर्जी का मतलब होता है वो एनर्जी जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, द एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। समझ लो, अगर मैं ये कहूं कि मैं ऐसे भी भाग सकता हूं, उधर भी भाग सकता हूं, इधर भाग, ये मेरी एनर्जी ज्यादा है, समझ लो, मैं फड़फड़ा रहा हूं एकदम, ये मेरी एनर्जी ज्यादा है, लेकिन ये फ्री एनर्जी नहीं है मेरी, क्योंकि ये जो फड़फड़ाने वाली एनर्जी होती है ये काम में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तुमने सुना है ना यार, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को जरा शांत हो जाओ, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो और चैनलाइज करके काम करो, यानी वो एनर्जी जो चैनलाइज वे में काम में कन्वर्ट होती है उसे फ्री एनर्जी कहा जाता है। मैं एग्जांपल लेता हूं, एक पिस्टन ले लेते हैं, एक सिलेंडर ले लेते हैं, उस सिलेंडर में एक पिस्टन ले लेते हैं, गैस भरी हुई है, कोई भी गैस डाल दी, एयर भरी हुई है, आपने उस सिलेंडर को उसके ऊपर रख दिया, उस पिस्टन को सिलेंडर के ऊपर रख दिया। अब ये बताइए, उस पिस्टन को नीचे लाने के लिए वो पिस्टन अपने आप नीचे आ जाएगा या मुझे दबाना पड़ेगा? दबाना पड़ेगा। यानी मेरे कहने का मतलब है, ये सिलेंडर है, उस सिलेंडर में आपने गैस वैस भर दी और सिलेंडर के ऊपर पिस्टन ऐसे रख दिया, खड़े हो गया, पिस्टन अपना जहां जाके सेट होना है सेट हो गया, ठीक। अब ये बताइए, उस पिस्टन को नीचे लाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी या वो अपने आप चला जाएगा? आपको अच्छा, अब होगा क्या, जब आप अभी जो सीन है वो क्या है, अभी से पिस्टन ऊपर है, नीचे गैस है और गैस के पास वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो गैस के मॉलिक्यूल दाएं बाएं खटाखट मचा पड़ा एकदम, समझ लो बात को, ठीक। अच्छा, अब इस पिस्टन को जब आप दबाएंगे, खुद से आप दबाएंगे, अपने आप नहीं जमेगा, अब जब आप दबाएंगे तो वो गैस का पिस्टन ऐसे दबता जाएगा, दबता जाएगा, दबता जाएगा, दबता जाएगा। अब बताइए, गैस दबती जा रही है कि नहीं? यस। गैस अगर दबती जा रही है तो गैस के लिए अवेलेबल मूवमेंट कम हो रहा है कि नहीं? यस। यानी अब गैस के अंदर वो जो फड़फड़ाहट थी वो कम हो रही, समझना जरा बात, यानी गैस की वो फड़फड़ाहट लगातार कम होती जा रही है जब आप पिस्टन को दबाते जा रहे हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, अब आप एक काम करिए, अपना हाथ हटा दीजिए, अब क्या होगा? पिस्टन ऊपर यानी गैस के पास अभी वो एनर्जी पता नहीं कहां से आ गई जो उसने पिस्टन को ढकेल के ऊपर कर दिया, वो एनर्जी है फ्री एनर्जी। वो फ्री एनर्जी अब क्यों आ गई, पहले क्यों नहीं थी? क्योंकि सर पहले इसलिए नहीं थी क्योंकि पहले गैस के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी तो बहुत थी, लेकिन सर वो चैनलाइज वे में नहीं थी, वो एनर्जी नहीं थी जो वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि वो गैस के मॉलिक्यूल कभी इधर भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे, क्योंकि उसके पास वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। जब आपने पिस्टन को दबाया तो वो सारे मॉलिक्यूल पास में आ गए और उन लोगों ने अपनी उस एनर्जी को इकट्ठा किया जो वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, और उन्होंने पिस्टन को ऊपर की तरफ ढकेल दिया। अब ये बताओ, पिस्टन का ऊपर की तरफ ढकेला जाना इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस, क्योंकि मैंने नहीं ढकेला, गैस सिस्टम ने अपने आप उसको ऊपर फेंक दिया, यानी सिस्टम के पास वो एनर्जी जो वर्क में कन्वर्ट हो सकती है वो ज्यादा आई, उसने कोशिश की उस एनर्जी को कम करने के लिए, उसको वर्क में कन्वर्ट कर दिया। यानी स्पॉन्टेनिटी कब आती है? जब सिस्टम ये चाहता है कि उसकी वो एनर्जी जो वर्क में कन्वर्ट हो सकती है उसको वर्क में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि मैं ऐसी एनर्जी अपने पास नहीं रखना चाहता। दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अब उल्टा करते हैं, पिस्टन को नीचे दबाना इज नॉन स्पॉन्टेनियस है स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी जब पिस्टन ऊपर था तो नीचे के सिस्टम के पास एनर्जी थी कि नहीं? रैंडम एनर्जी थी कि नहीं? Yes, sir. लेकिन वो फ्री एनर्जी कम थी,
चैनलाइज वे में जो एनर्जी वो कम थी, अब आपने उसको दबाना शुरू किया, यानी आप उस सिस्टम की फ्री एनर्जी बढ़ा रहे हैं। दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कोई भी सिस्टम अपनी फ्री एनर्जी को बढ़वा रहा है ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, वो अपनी फ्री एनर्जी को घटा रहा है ये स्पॉन्टेनियस होगा। यानी हर वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस माना जाएगा जिसमें सिस्टम की फ्री एनर्जी इंक्रीज करती है, एंड दैट इज हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो फ्री एनर्जी से रिलेट किया जाता है। यानी हर सिस्टम कोशिश करता है कि उसका डेल्टा जी वैल्यू वो नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब पहले एनर्जी ज्यादा है और फिर फटाक से फुस करके पिस्टन को ढकेल देंगे, एनर्जी कम हो जाएगी, तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, पहले वाली कम, सॉरी बाद वाली कम, पहले वाली ज्यादा, तो डिफरेंस नेगेटिव। यानी हर सिस्टम उस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस मानता है जिसमें फ्री एनर्जी हमारी घट रही होती। तो हम इस बारे में और थोड़ा सा बाद में भी कभी डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन हल्का सा एक हिंट दे रहा हूं मैं कि फ्री एनर्जी, अब सोचो क्या हो रहा है, रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी और प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी सेम हो गई, ठीक। अब बताओ डेल्टा जी वैल्यू क्या होगी, 0। दिस इज इक्विलिब्रियम, इसे इक्विलिब्रियम बोला जाता है। यानी इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी बराबर हो जाती है, डेल्टा जी वैल्यू 0 हो जाती है, एंड दैट इज एन इक्विलिब्रियम। यानी चाहे बॉइलिंग हो चाहे फ्रीजिंग हो, ये दोनों फिनोमेना इक्विलिब्रियम फिनोमेना है जो एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पर होते हैं। ये जो फिनोमेना है इसमें डेल्टा जी की वैल्यू को 0 कंसिडर किया गया है, जिसके थ्रू आप टी की वैल्यू डेल्टा से लिंक कर सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात? यस सर। तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में, कल की क्लास में फिर बढ़ा दीजिए, कर लेंगे। अभी पहले ये वाला खत्म करते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं फिर कार नेक्स्ट शुरू करना है। तो मुझे क्वेश्चन दो। क्या बेटा? ऑसवाल्ड एंड वॉकर एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन था सर। कोई न्यूमेरिकल है क्या? नहीं सर, ऐसे आप ऐसे पूछ लो, ऐसे पूछ लो जल्दी। हाँ सर तो जैसे जब हमने 3 कंटेनर के बीच में जब हमने पाइप्स कनेक्ट करी सर, तो जो वेपर है वो लाइक वो वेपर खुद नहीं जाएंगे डिफरेंट कंटेनर्स में, जिसकी वजह से जो वेट्स है वो चेंज नहीं होंगे। हाँ, मतलब अब तुम बहुत डिटेल में चले गए, मतलब वो ऐसे समझ लो जैसे तुमने तीनों बर्तन लेने के बाद खड़ाक से ड्राई एयर पास कर दी। तो सुनो, एक उतनी डिटेल में मत जाओ यार, वो ऑब्वियस है कि भाई जहां का प्रेशर ज्यादा होगा वहां वेपर इंटरमिक्स होती रहेंगी, तो अगर तुमने डब्बे को ऐसे छोड़ा फिर तो मस्ती हो जाएगा। तो तुम इतनी डिटेल में मत जाओ, शायद इतना सिंपल एक्सपेरिमेंट था भी नहीं है। मतलब वो तो तुम्हारे समझाने के लिए मैं 3 बर्तन रख के आग लगा दी, बस तरबूज तराजू रख दिए। अदरवाइज एक तगड़ा ऑसवाल्ड वॉकर समझो, फेमस आदमी को, बड़ा आदमी रहा होगा, तो एक्सपेरिमेंट करने का भी अपना एक तरीका रहा होगा, डॉट वॉट लगा के रखा होगा, फिर जब ड्राई एयर पास करते होंगे तो वो डॉट हटाता होगा, बीच के पार्टीशंस को ब्रेक करता। तो तुम दिमाग मत लगाओ, बिल्कुल सीधी सी बात थी, ड्राई एयर अंदर आएगी, अपने साथ पानी को लेके जाएगी, जहां ज्यादा पानी को लेके जाएगी वहां वेट में ज्यादा कमी आएगी, जहां कम पानी की वेपर को लेके जाएगी वहां वेट में कम कमी आएगी, और अल्टीमेटली वही कमियां ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना? तो उसमें सोचो मत, वो तो एक्सपेरिमेंट का एक ऊपरी तौर पे समझाया गया। चलो भाई आज इतना ही करते हैं। हाँ, केबी का फॉर्मूला कैसे आया है? चीनी का फॉर्मूला, केबी यहाँ पर या वहां पर? सर वहां पर डेरिवेशन हम जानते हैं, लेकिन हम तुम्हें करवा नहीं रहे। वो डेरिवेशन MRTB स्क्वायर बड़ा सिंपल सा एक डेरिवेशन होता है, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि कभी कहीं भी नहीं दिया गया और ना पूछा गया, तो तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम सीधे हाँ, तो जो डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S है, तो जो फॉर्मूला है डेल्टा H यानी कि हीट और टेम्परेचर सेम नहीं होगा? मतलब डेल्टा H और T सेम होगा, ये कह रहे हो? क्योंकि H मतलब हीट और T मतलब टेम्परेचर, तो उसका मेजर है ना, और इनटू एंट्रोपी करते हैं। हाँ, मतलब टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी, ये आपका डेल्टा T डेल्टा S हो गया। मतलब तुम समझ नहीं पा रहे, डेल्टा H में से T डेल्टा S माइनस करोगे तो डेल्टा G आएगा, और डेल्टा G को 0 करने के लिए डेल्टा H और T डेल्टा S को इक्वेट करना पड़ेगा। तो फिर डेल्टा H और T की वैल्यू विदाउट एंट्रोपी सेम होनी चाहिए ना? तो डेल्टा H मतलब हीट ना। डेल्टा H इज एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस की एंथैल्पी चेंज, इस प्रोसेस की एंथैल्पी चेंज और इस प्रोसेस की एंथैल्पी चेंज, एंड दे बोथ आर, दे ऑल आर सेम। व्हाई? बिकॉज इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है, बर्फ जम रही है। तो तीनों में अगर बर्फ ही जम रही है तो डेल्टा H तो कॉमन हो गया। यस सर। जब डेल्टा H कॉमन हो गया तो जो भी ये चेंज होगा वो इसको डिसाइड करेगा, और ये सबसे ज्यादा इसके पास है, तो TF सबसे कम इसके पास होगा। ये इसका मतलब। सर डेल्टा H इस चीज में मैटर नहीं करेगा कि कौन से टेम्परेचर पे बर्फ जम रही है? नहीं, फिर वही है ना, दिस इज एन इक्विलिब्रियम सिस्टम। मतलब बर्फ तो 0 डिग्री पे जमती, आप समझिए, बर्फ का जमना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही, लेकिन जिस टेम्परेचर पर भी, क्योंकि अब आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर गया है, तो जिस टेम्परेचर पर भी वो जम रही है उस टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट हीट ऑफ फ्यूजन वो लगभग सेम रहेगी। हालांकि डेल्टा H वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लेकिन नॉर्मल चेंजेस में ये फर्क दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए ओवरऑल डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ T विल बी डेल्टा H ओनली।
तो सर बात ये समझ रहे हो ना? TF का जो वो है एक्सप्रेशन है, ये सारे एक फिक्स सॉल्वेंट के लिए फिक्स रहेंगे। फिक्स सॉल्वेंट के लिए बनाया गया है ताकि आपका ये नीचे वाली लाइन फिक्स हो जाए। सर हाँ सर मैंने आपको मैसेज करा सर, आप रिप्लाई कर देना ना। क्या कह रहे हो बेटा? सर मैंने आपको मैसेज करा तो आप रिप्लाई कर देना फ्री हो आप जब। क्या मैं अभी किया है? हाँ सर मैंने। ये तो वही वाली तुम बुक पूछ रहे हो क्या? हाँ सर। बुक तुमने पिछली बार ही बताई थी। एक तो मॉड्यूल है, मॉड्यूल मिल गया तुम लोग को अब? नहीं सर। हाँ सर देखो एक तो मॉड्यूल, और अगर मॉड्यूल मिल गए तो मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो वो कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बुक ले लो। तुमने लास्ट टाइम पे भी बताई थी, नीरज कुमार थी और एक क्या था अवस्थी थी। तो कोई भी बुक ले लो जिसके अभी बेसिक, बहुत मुश्किल सवाल मत करो, क्योंकि बहुत लंबे सवाल तो कहीं पूछे नहीं जाते ना भाई। किताब वाले तो इतने बड़े बड़े सवाल भी देते हैं, वो तो एडवांस में भी नहीं आते। तो इसलिए एक लेवल की तैयारी करनी है, उस लेवल की प्रैक्टिस मजबूत करनी है, ताकि सवाल गलत किसी भी लेवल पे ना हो। आप अननेसरी अगर बहुत बड़े बड़े सवाल पे दिमाग लगाएंगे तो आपका ये बेसिक लेवल छूटेगा और आप गड़बड़ा देंगे। तो इसलिए कोई भी बुक लो, लेकिन उस बुक के कोई भी एक लेवल के सवाल निपटा दीजिए। बहुत बड़े या गंदे सवाल करने की जरूरत नहीं। ओके सर। ठीक है ना? चलो आज इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं। बाय सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर।